हेलो, नमस्कार, प्रणाम, राम राम, राधे राधे। गुड इवनिंग बेटा जी, गुड इवनिंग। सभी प्यारे बच्चों को मेरी प्यार भरी नमस्कार। कैसे हैं बेटा आप सभी? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है भैया मेरी पहली क्लास में। जो बच्चे मुझसे पहली बार पढ़ रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत। जो कभी ना कभी मुझसे पढ़े हैं कहीं पर किसी बैच में, तो उनका भी मैं बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं मेरे बच्चों। गुड इवनिंग मेरे बच्चे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चे? नमस्कार, नमस्कार। जल्दी से आ जाइए, जल्दी से आ जाइए मेरे बच्चों, ताकि स्टार्ट करें भैया आज के कार्यक्रम को। नमस्कार, नमस्कार। मैं एकदम बढ़िया हूं बेटा, स्वस्थ हूं, तंदुरुस्त हूं। बहुत बहुत धन्यवाद पूछने के लिए। आप कैसे हैं? आप सभी बच्चे कैसे हैं? गुड इवनिंग मेरे बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अरे वाह भैया वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सभी का स्वागत है बेटा, आप सभी का स्वागत है, आप सभी का स्वागत है भैया। लक्ष्य नीट हिंदी 2027 बैच के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले लेक्चर के अंदर। मैं कहां से हूं? मैं कहां से हूं बेटा? मैं हरियाणा से हूं, हरियाणा से हूं बेटा मैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा वेलकम करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे की बातें बाद में करेंगे। सबसे पहले तो मुझे यह बता दीजिए, क्या आप सभी बच्चों को मेरी आवाज अच्छे से आ रही है? क्या बेटा जी आप लोगों को ये स्क्रीन अच्छे से दिखाई दे रही है? अगर आप लोगों को मेरी आवाज अच्छे से आ रही है और ये स्क्रीन भी अच्छे से दिखाई दे रही है, तो जल्दी से बेटा चैट बॉक्स के अंदर, कमेंट के अंदर भैया यस लिख दीजिए, ताकि हम स्टार्ट करें बेटा आज की क्लास को। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यस सर, यस सर, यस 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 यस। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया सर। आवाज भी आ रही है और दिखाई भी दे रहा है। एक बच्चा तो अभी से लिख रहा है डाउट। बेटा पढ़ाने तो चालू करने दो बेटे, डाउट के आ गए हैं। स्टार्टिंग में ही डाउट हो गया। अरे सर डाउट तो ये है, पहले तो यही बताओ आप क्यों हो, कोई और क्यों नहीं है यहाँ पे? यस 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 यस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए चलिए, तो इधर ध्यान देना मेरे बच्चों। अब सभी बच्चे भैया जैसा कि देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है भैया, जो हमारा पहला लेक्चर है ना, वो कौन सा है? प्रकाशिक समाव्यवता का है। किसका मेरे बच्चे? प्रकाशिक समाव्यवता को, जिसको तुम बोलते हो क्या बेटा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इंग्लिश के अंदर। क्या बोलते हो मेरे बच्चे? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब जरा सुनना, अब थोड़ा सुनना पड़ेगा मेरे बच्चे, तुम्हें थोड़ा सा सुनना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हें यह आइडिया दूंगा हम 12th में क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, ठीक है? और मेरी आप लोगों से क्या उम्मीदें हैं और आप मुझसे क्या उम्मीदें कर रहे हैं वो भी मुझे पता, वो सब बतलाऊंगा। नोट्स कैसे बनाने हैं आपको, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं ऑर्गेनिक के, वो सब मैं आपको आज बतलाऊंगा, क्योंकि आज का ही दिन है बेटा जो मैं आपको यहां पे गाइड कर सकता हूं, क्योंकि ये बातें डेली डेली नहीं होंगी, क्योंकि हमारे पास सिलेबस है सर। हमें बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी पढ़ना है और हमें सर नीट के एग्जाम के लिए भी पढ़ना है, और री नीट का पेपर देख के तो भैया सबके तोते उड़े होंगे इस बार, ठीक है? उड़ने भी चाहिए, कोई बात नहीं, उस पर भी मैं आऊंगा, धीरे धीरे करके उस पर भी मैं आऊंगा, ठीक है? तो बेटा आज का टॉपिक लिखता हूं बेटा सबसे पहले। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? आज हम पढ़ने वाले हैं सर प्रकाशिक समाव्यवता के बारे में सर, जिसे बेटा आप इंग्लिश में क्या कहते हो बेटा, ये भी अब आप लोगों को पता होना चाहिए। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये चीज हम पढ़ेंगे बेटा, इसका बेसिक बेसिक पढ़ेंगे हम, ठीक है? क्या होता है बेसिक बेसिक वो भी मैं आपको समझाऊंगा। सर आपको गुस्सा आता है क्या? बेटा इंसान है तो गुस्सा भी आता है। मेरा नाम क्या है बेटा? ये रहा मेरा नाम, मेरा नाम है पुनीत राणा, मेरा नाम है बेटा पुनीत राणा, ठीक है? अब जरा सुनिएगा, अब बेटा जरा शांति से बैठिएगा। देखो अब जरा आप लोगों को थोड़ा शांत करता हूं मैं अभी, जरा भैया चैट वैट नहीं, अभी एकदम शांति से बैठ के पहले मेरी बातों को सुनो और समझो, फिर मैं तुम्हारी सुनूंगा पहले, लेकिन भैया मुझे सुनना पड़ेगा आपको, ठीक है? पहले मेरी बारी फिर आपकी बारी, ठीक है? पहले मेरी बारी फिर आपकी बारी, ठीक? तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊंगा बेटा
कि ऑर्गेनिक के अंदर हमारा चैप्टर्स का फ्लो क्या रहेगा, पहले हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से चैप्टर 12th के हैं और 11th की कौन कौन सी बातें आपको पता होनी चाहिए, जो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आनी चाहिए। वैसे भी जिस बच्चे ने बेटा वो ब्रिज कोर्स वाला लेक्चर देखा होगा ना, तो उसको पता भी चल गया होगा, जो हमने लिया था यूट्यूब के ऊपर, तुम्हें पता हो। तो उसके अंदर भी मैंने बताया था कि भाई जब 12th की ऑर्गेनिक पढ़ने आओ तो इन चीजों को जरूर पढ़कर आना, ठीक है, वो आज भी बतलाऊंगा। तो बेटा सबसे पहले देखो, सबसे पहली जो चीज हम करेंगे वो मैंने लिखी आपके लिए बेटा, क्या सर, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जिसे तुम क्या कह रहे हो बेटा, प्रकाशिक समाव्यवता। क्या कह रहे हैं बेटा हम इसको, प्रकाशिक समाव्यवता। हम पहले बेटा इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और बेटा याद रखो, ये वाला जो चैप्टर है ये बेसिकली टॉपिक है, चैप्टर भी नहीं है। ये कौन सी क्लास का चैप्टर है बेटा हमारे पास, 11th का, 11th का चैप्टर है बेटा। ये टॉपिक है, असल में चैप्टर नहीं है ये पूरा। समाव्यवता जब तुम वहां पे पढ़ते हो तो वहां पे एक समाव्यवता ये भी आती है, तो 11th का है, ठीक है। अभी बस लिखते हुए चलो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। ये चीज नोट करनी है तो कर लो, वरना मत भी करो तब भी चल जाएगा, लेकिन तुम एक आइडिया देना मेरा फर्ज बनता है। दूसरा क्या पढ़ेंगे बेटा, दूसरा हम पढ़ेंगे बेटा हाइड्रो कार्बन के बारे में। यह भी बेटा कौन सी क्लास का चैप्टर है तुम्हारा, 11वीं का है। तो मतलब पहली दो चैप्टर जो तुम पढ़ने वाले हो ना मेरे बच्चे, वो 11th के हैं। अब सर इनको हमें पढ़ाया क्यों जा रहा है, पहला सवाल तो तुम्हारे मन में यही आना चाहिए, ठीक है। अब ये भैया पढ़ाए क्यों जाते हैं बेटा, देखो इनको पढ़ाने का सबसे मेन रीजन ये होता है कि 12th के अंदर बेटा इन चैप्टर के कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो तुम्हारे काम में आएंगे। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं दो चैप्टर के काम आएंगे क्या सर, 11th की कोई और बात काम नहीं आएगी, आएगी वो भी मैं तुम्हें बतलाऊंगा। जो मैं तुमसे उम्मीद करूंगा तुम्हें पता होनी चाहिए, लेकिन इनके अंदर जो काम की बातें हैं वो मैं आप लोगों को अच्छे से सिखलाऊंगा और बतलाऊंगा। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, बातों को जरा वैसे ही सुनना जैसा कि मैं बोल रहा हूं, अपने मन से कुछ और मत लेना। मैंने कहा भाई इनके अंदर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो 12th में काम आते हैं, तो मैं तुम्हें बेटा पूरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म डिटेल नहीं पढ़ा रहा, मैं तुम्हें पूरा हाइड्रोकार्बन डिटेल नहीं पढ़ा रहा, मैं तुम्हें उन चीजों की प्रैक्टिस करवाऊंगा, मैं तुम्हारे सामने उन कॉन्सेप्ट को अच्छे से खोल के रखूंगा जो मुझे 12वीं में चाहिए, जो मुझे लगता है कि भाई इनके बिना तो तुम्हारी 12वीं काम ही नहीं करेगी। तो हम उन चीजों को यहां करने वाले हैं। अगर तुमने वो कर लिया ना तो बेटा 12th तुम्हारी बहुत आसानी से बहुत मजे मजे में निकल जाएगी, ठीक है। तो इतनी बात दिमाग में रखिए अपने। तो यहां पर बेटा हम क्या करने वाले हैं, ये बात समझ में आई। उन टॉपिक्स को छेड़ेंगे सर जो हमारे 12th में काम आने हैं, क्योंकि उनके बिना 12th हमें समझ में नहीं आएगी सर, क्योंकि 12th की वो चीजें इनके बिना अधूरी है, तो ये हमें करनी बहुत जरूरी है, ठीक है सर। फिर इसके बाद क्या होगा सर, इसके बाद स्टार्ट होगा सर हमारा 12वीं में सबसे पहला चैप्टर आता है बेटा हमारे पास, क्या ये आता है सर, हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन। ये आपका पहला चैप्टर है बेटा 12th क्लास का, हेलो एल्केन और हेलो एरीन। इसके बाद क्या आएगा सर, इसके बाद आएगा सर क्या, अल्कोहल फिनॉल और ईथर। ये आएगा भैया फिर हमारा अगला चैप्टर 12वीं का। फिर इसके बाद आएगा सर हमारे पास में छोटे छोटे रूप में, अब अंग्रेजी में लिख रहा हूं, एल्डिहाइड, चलो पूरा लिख देता हूं अंग्रेजी में भी, इतना तो समझ ही जाओगे, एल्डिहाइड, कीटोन, और क्या बेटा हमारे पास यहां पे, और कार्बोक्सिलिक अम्ल,
ये तीसरा चैप्टर होगा बेटा किसका, हमारा 12वीं का। फिर इसके बाद आएगा बेटा हमारे पास क्या, अमीन। फिर हम पढ़ेंगे अमीन के बारे में। फिर इसके बाद क्या आएगा सर, इसके बाद आएगा सर हमारे पास जैव अणु। ये हमारा आखिरी चैप्टर होगा बेटा। तो भैया यहां से लेके यहां तक ये जो चर्चाएं हैं ये है बेटा हमारी 12th की, ये है हमारे बेटा 11वीं के। ठीक है, ये तुम्हें खाखा पता होना चाहिए, इतना तो बेटा आइडिया होना चाहिए ना भैया। ठीक है, ओके सर। अब बेटा यहां पर देखो, तुम 11वीं के बच्चे रह चुके हो, मतलब 11वीं में तुमने ऑर्गेनिक पढ़ी है, तो एक तुम्हें बेसिक आइडिया है बेटा कि कहां पर किस तरीके से चीजों को पढ़ना है। ठीक है, 11वीं में आपको पेप्सर ने पढ़ाया था, जैसे उससे पिछली बार 11वीं को मैंने पढ़ाया था। ये थोड़े टीचर ना एक्सचेंज करते हैं, वो जानबूझ के किया जाता है। मुझे पता है कुछ बच्चे पेप्सर से अटैच होंगे। जब पिछली से पिछली बार मैंने पढ़ाया था ना और 12th में पेप्सर मिले थे, तो वो भी बता सर बच्चे याद करते हैं, लेकिन वो समझ में आ गया था उन्हें कि भी ऐसा चेंज क्यों करता है। मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूं ताकि बेटा तुम्हें हर एक टीचर के नॉलेज का फायदा मिल सके। ठीक है, हर एक टीचर के नॉलेज का फायदा मिल सके और तुम्हें अलग अलग तरीके सीखने को मिल सके। ठीक है, अब सुनना भाई, इन चैप्टर के अंदर जो पहले ये है ना, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, इसको पढ़ाने का एक तरीका है मेरा, जो हर एक चैप्टर में मैं फॉलो करूंगा भाई। वो क्या होगा सर, इन चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, इनके सामान्य गुण। सुनते हुए चलना। मान लो जैसे मैंने अल्कोहल वाले अल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर को पढ़ाना, और उसमें सबसे पहले हम अल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा अल्कोहल के पहले मैं तुम्हें सामान्य गुण बताऊंगा। अल्कोहल किसे कहते हैं, किन यौगिकों को अल्कोहल कहते हैं, इसका वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है, इसका आईयूपीएसी नामकरण कैसे करते हैं सर। ठीक है, ये सारी चीजें मैं तुम्हें कहां बताऊंगा बेटा, इसके सामान्य गुणों के अंदर बताऊंगा। ठीक है, फिर ये चीज हो जाएगी। फिर बेटा हम क्या पढ़ेंगे, अल्कोहल की विरचन की विधियां। विरचन की विधि का मतलब क्या होता है बेटा, कि हम फिर ये देखेंगे कि किन किन तरीकों से हम अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। फिर हम वो चीज पढ़ेंगे। ये खत्म होने के बाद हम क्या पढ़ेंगे बेटा, रासायनिक गुण पढ़ेंगे बेटा, कि भैया अल्कोहल के रासायनिक गुण क्या होता है। रासायनिक गुणों का मतलब तुम समझते हो कि भैया अल्कोहल को अगर किसी यौगिक के साथ रखा जाए तो उससे अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, वो उसके रासायनिक गुण है। किससे अभिक्रिया करेगा, कैसे अभिक्रिया करेगा, अभिक्रिया करेगा भी या नहीं करेगा। तो ये चीज चर्चा हम किस में करेंगे बेटा, रासायनिक गुणों में। फिर यहां पर आएंगे बेटा कुछ क्या, इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आएंगी बेटा, जिनको हम मिसलेनियस रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, जो एनसीईआरटी में दे रखी है, डायरेक्ट दे रखी हैं, तो उनकी चर्चा मैं इंपॉर्टेंट रिएक्शन में करूंगा। और फिर अंत में बेटा हम इसके क्या पढ़ेंगे बेटा, भौतिक गुण पढ़ेंगे भाई, कि सर इसके भौतिक गुण क्या होते हैं। तो ये वाली जो चीज बेटा मैंने आप लोगों के सामने समक्ष लिखी है ना बेटा, ये वाला बेटा पैटर्न हमारा चलता रहेगा हर एक चैप्टर के अंदर। ठीक है, जैसे हम हेलो एल्केन हेलो एरीन के बारे में पढ़ेंगे, तो हेलो एल्केन के हम पहले क्या पढ़ेंगे, सामान्य गुण, फिर हेलो एल्केन की विरचन की विधियां, फिर हेलो एल्केन के रासायनिक गुण, फिर इसकी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, फिर इसके कुछ भौतिक गुण होंगे तो वो पढ़ेंगे। तो यही चीज हमारी क्या रहती है बेटा, एक फ्लो रहता है ऑर्गेनिक के किसी भी चैप्टर को पढ़ने का। अगर तुम एनसीईआरटी भी उठा के देखोगे ना, तो एनसीईआरटी में भी इसी तरीके से टॉपिक दिए गए हैं। पहले उसके सामान्य गुण, फिर क्या बेटा विरचन की विधियां, फिर रासायनिक गुण, इंपॉर्टेंट अभिक्रिया और फिर कुछ भौतिक गुण। कई बार क्या होता है, ये भौतिक गुण इन सामान्य गुणों के साथ ही पढ़ा दिए जाते हैं, इसी में पढ़ा दिए जाते हैं, तो वो कोई चक्कर वाली बात नहीं है। क्या इतनी चर्चा समझ में आई? जल्दी बोलो भाई, क्या इतनी बातें आपको समझ में आई मेरे बच्चों? अभी तो देखो पढ़ाई की कुछ बात ही नहीं की है मैंने, आज करेंगे, लेकिन ये चीजें तुम्हें बतलाना मैं जरूरी क्यों समझता हूं, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में एक प्लान होगा ना भैया, कि हाँ भैया ये चैप्टर पहले आएगा, इसके अंदर हम ये चीज पहले पढ़ेंगे, तो उसको पढ़ना थोड़ा आसान हो जाता है, उसको पढ़ना थोड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए भी और मेरे लिए भी। तुम्हें पढ़ाना आसान हो जाए क्योंकि तुम्हें पहले ही फ्लो पता होगा कि हाँ भैया सर ने ये टॉपिक कंप्लीट करवा दिया, तो ये आगे वाला टॉपिक आना है। अगर तुम कहीं से पढ़ना चाहो तो उसको पढ़कर आ सकते हो,
क्योंकि मैंने तुम्हें बता दिया भाई यही चीजें मैं फॉलो करूंगा। क्लियर है? क्लियर है? आता हूं बेटा, वो 11th वेस्ट वाले के ऊपर भी मैं आऊंगा, मुझे पता है। ऐसे मेंढक मेरे निकल निकल के आते हैं जो कहते हैं सर 11th वेस्ट है, 11th बर्बाद है, उनके ऊपर भी आता हूं मैं जल्दी से। आज का लेक्चर यहीं पे होगा। आज का लेक्चर भैया इसी बातों के अराउंड घूमने वाला है। मैं ये नहीं कर रहा पढ़ाऊंगा भी, चिंता मत करो। 5 लेक्चर मिले हैं हमें इसके लिए, इसके लिए 5 लेक्चर लिए हैं। तो 5 लेक्चर में तुम्हें आराम से इसके मेन टॉपिक मस्ती से बताऊंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। ये विर्चन की विधि क्या है बेटा? विर्चन की विधि बोलो या फिर इसको बोल दो बेटा बनाने की विधियां। ये जो विर्चन लिखा है ना बेटा, इसको तुम क्या लिख सकते हो बेटा? बनाने की विधि भी लिख सकते हो। जैसे चाय बनाने की विधि होती है ना, वैसे तुम क्या लिखते हो? चाय बनाने की विर्चन विधि। विर्चन का मतलब बनाना, केला नहीं भाई। कभी को सर बनाना मतलब केला नहीं, बनाने की विधि। कैसे बनाएंगे? विर्चन की जगह लिख दो बनाने की विधि, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, ओके सर। अब आगे की बात सुनना मेरे बच्चों, अब आगे की बात सुनना। अब कुछ बच्चे, अब कुछ मेरे प्यारे मेंढक, अब भैया इस बात का बुरा मत मानना, मैं प्यार से मेंढक बोलता हूं। मेरा भतीजा है, मेरे भाई का बड़ा बेटा है, अभी छोटा ही वो, मेरे ख्याल से 4-5 साल का हुआ है, तो उसे प्यार से मैं मेंढक बोलता हूँ। तो उसी तर्ज पे मैं तुम्हें मेंढक बोलता हूँ। तो कोई अरे सर मेंढक क्यों बोलते हो, हम मेंढक नहीं है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे ही हो तुम अभी, ठीक है, मेंढक ही हो। ठीक, उछल कूद जैसे तुम करते हो भैया वैसी मेंढक करता है। तो तुम्हें बस बुरा मत मानना, कहने का तात्पर्य मेरा ये है। तो बेटा अब यहाँ पे एक बात सुनना। क्या सुनना? कि सर ये सारी चीजें तो देखो जो मैंने लिखे, ये मेरा कर्तव्य है, मैं बताऊंगा तुम्हें अच्छे से, डिटेल में बताऊंगा। यहां पे कोई भी दिक्कत आएगी तो उसको भैया सॉल्व करना मेरा कार्य है, वो मेरी जिम्मेदारी है। उसके लिए आप निश्चिंत रहें। यहां पे तुम्हें एकदम जीरो से भैया जेई मेंस तक करवाऊंगा, क्योंकि अब तो मजबूरी भी है सर, जेई मेंस, क्योंकि रीनीट का पेपर ही ऐसा आया है कि सर उसमें तो मेंस लेवल के सवाल बैठे हुए थे, तो हमें जेई मेंस को टच करना है। तो इस बार मेहनत बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है, फायदा भी मिलेगा तुम्हें, फायदा भी मिलेगा उसका, ठीक है। अब बेटा सबसे पहले तुम्हें यह जानना है कि भैया मैं आप लोगों से क्या उम्मीद करता हूं, 11th की क्या क्या चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। उम्मीद यहां पे लिख रहा हूं तुम्हारे लिए, उम्मीद जो मैं करूंगा आप लोगों से, सिर्फ भैया एक ही उम्मीद है कि आपको इलेक्ट्रॉनीय प्रभाव आने चाहिए। अब ये इलेक्ट्रॉनीय प्रभाव कौन कौन से हैं मेरे बच्चे, यहां पे लिख देता हूं। जैसे एक होता है सर प्रेरक प्रभाव, ठीक है। एक होता है सर अति संयुग्मन प्रभाव, और कौन सा होता है सर? एक होता है सर हमारे पास अनुनाद प्रभाव, ठीक है। और एक पढ़ना है बेटा तुम्हें क्या, एरोमैटिक और एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक पढ़ते हो ना तुम, वो वाला टॉपिक। तो बेटा प्रेरक प्रभाव का मतलब क्या बेटा? इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर रहा हूं मैं यहां पे, इंडक्टिव इफेक्ट। अति संयुग्मन प्रभाव का मतलब बेटा क्या? हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बेटा? हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। और अनुनाद को क्या बोलते हैं बेटा? रेजोनेंस इफेक्ट। और बेटा इसको तो बोलते हैं क्या? एरोमेटिक। बेटा ये भैया प्रेरक प्रभाव क्या होता है, कितने प्रकार का है, हाइपर कंजुगेशन मतलब अति संयुग्मन प्रभाव क्या होता है, अनुनाद प्रभाव क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, एरोमेटिक यौगिक किन्हें कहेंगे, एंटी एरोमेटिक किन्हें कहेंगे, नॉन एरोमेटिक किन्हें कहेंगे, ये सारी चीजें तुम्हें आनी चाहिए। और बेटा इन प्रभाव के अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशन क्या होते हैं तुम पढ़ते हो ना, कौन सा कार्बन ज्यादा स्थायी है, कौन सा कार्बन कम स्थायी है, ऐसी कार्ब ऋणायन
कौन सा ज्यादा स्थायी है, कौन सा कम स्थायी है, और तुम एक चीज पढ़ते हो बेटा, कौन ज्यादा अम्लीय है, कौन ज्यादा क्षारीय है, ये सारी चीजें आपको भैया आनी चाहिए। ये तुम्हारा कर्तव्य बनता है। देखो, जहां जहां इनका इस्तेमाल होगा वहां वहां मैं तुम्हें बतलाऊंगा। अब बतलाने का मतलब बच्चे क्या समझते हैं कि सर आप एकदम डिटेल बताओ। बेटा अगर इनको डिटेल बताने जाऊंगा ना मैं हर एक चीज को, तो ये जो 4 चीजें मैंने लिखी हैं, इनको पढ़ाने पढ़ाने में भैया मेरे कम से कम 5 से 6 लेक्चर जाएंगे, वो भी 2-2 घंटे के। तो 5 से 6 लेक्चर का मतलब समझते हो 12th का कब पढ़ोगे, फिर तो तुम 11th पढ़ते चले गए। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हमने तो 11th में कोचिंग ही नहीं ली, हमने तो नोट्स ही नहीं बनाए, हम जब पढ़ भी रहे थे तो हमने इन पे ध्यान ही नहीं दिया, अब क्या करें। तो बेटा अब ध्यान दो। अब करना कहां से है। अब बेटा 1 शॉर्ट वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर इन सभी के लिए। अगर तुम्हें लगता है ना कि सर हम अभी इतने डिटेल में हम पढ़े ही नहीं, सर हमने कोचिंग ही नहीं की, या कोई बच्चा अगर सर पढ़े थे लेकिन भूल गए, तो बेटा 1 शॉर्ट वीडियो जैसे उम्मीद सीरीज आती है तुम्हारी एक, उसके अंदर भैया 1 शॉट के अंदर तुम्हें ये सारी चीजें करवाई गई होंगी। बस तुम्हें वो क्या करना है, लेक्चर ढूंढना है यूट्यूब पे जाकर, फ्री में देखो। बस वो देखा होगा ना, तुम्हारा काम चल जाएगा, तुम्हें इनका एक बेसिक पता चल जाएगा। और उसके बाद जो हाई लेवल की बातें भी होंगी अगर इनकी, वो जहां जहां इस्तेमाल होंगी वो मैं तुम्हें अच्छे से बतलाऊंगा। लेकिन तुम्हें इतना तो आना ही चाहिए कि सर कौन प्लस आई देगा, कौन माइनस आई देगा, कहां पे अतिसंयुग्मन प्रभाव लगता है, ठीक है, कहां पे अनुनाद प्रभाव लगेगा, ठीक है, कहां पे भैया प्लस आर है, कौन माइनस आर देता है, कोई माइनस साइन दे रहा है, कोई प्लस साइन दे रहा है, ऐसे एरोमेटिक यौगिक किसे कहते हैं, हक्कल रूल क्या होता है यहाँ पे, ये सब तुम्हें पता होना चाहिए, बेसिक पता है। उसके बाद की जो चर्चाएं होंगी वो मेरा काम है। तो भैया ये मेरी उम्मीद है आप लोगों से, तो इतना तो तुम्हें करना पड़ेगा। और ये बात मैंने ब्रिज कोर्स का जब लेक्चर लिया था उस टाइम पे भी बोला था, और मैंने इन्हीं के बारे में तुम्हें पढ़ाने की कोशिश की थी वहां पर भी। अब जिन बच्चों ने कोचिंग लिया, मतलब 11th यहीं से की है, तो बेटा उन्होंने नोट्स बनाए तो वो नोट्स पढ़ो। जिन्होंने नहीं बनाया तो उनके लिए मैंने सॉल्यूशन बता दिया है, वो जाके भैया वो 1 शॉट वीडियो देख लो, उम्मीद के देख लो, या मंजिल के देख लो, ठीक है, या मंजिल के देख लो भाई, वो तुम्हारी मर्जी है। क्लियर है बात। तो ये मेरी उम्मीदें हैं आपसे, ये मेरी क्या मेरे बच्चे उम्मीद है आपसे, ठीक है। और मुझे पता है भाई, देखो मेरी उम्मीदों को तो पूरा करना पड़ेगा, तभी मैं आप लोगों की कर पाऊंगा। क्लियर है। क्या क्या बोल रहा है एक बच्चा, क्या बोल रहा है, सर 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 क्या बोल रहा है। एक बच्चे ने कुछ बोला, एक बच्चा कह रहा है कि सर अगर मेरा नीट में हो गया तो क्या आप अपनी हैंड वॉच मुझे दे दें। भैया ले लेना, दे देंगे भाई, दे देंगे, पक्का यही वाली दूंगा, जी शौक की है। और ये तो पता नहीं मेरे पास 4 साल से है, यही दूंगा भाई, यही दूंगा। लेकिन एडमिशन तो लो, नीट क्वालिफाई तो करो, ठीक है, ठीक है, ओके। ये बात समझ में आई भैया, मेरी क्या उम्मीदें हैं आपसे। आप कहोगे सर शानदार बात है, अच्छे से ये हम कर लेंगे। क्लियर है, ठीक है बेटा, ठीक है, ओके 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 ओके। आ जाओ, अब आ जाओ, आ गए भैया। एक कह रहे सर पेप्सर को मिस करें। बेटा मैं भी पेप्सर को बहुत मिस कर रहा हूँ, पेप्सर से बात किए बहुत टाइम हो गया है। जब लास्ट टाइम मैंने कॉल किया था पेप्सर ने उठाया भी नहीं मेरा, इतने बिजी हो गए हैं भैया, इतने बिजी हो गए हैं। आप क्या भैया, पेप्सर तो हमारे भी प्यारे हैं, उनको तो बेटा मैं भी मिस करता हूँ। जो जो पेप्सर को जानते हैं सब मिस करते हैं भैया, उनका व्यक्तित्व ही ऐसा है। तो चिंता मत कीजिए, लेकिन मैं इतना कहता हूं बेटा, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मिलके अगर मेरे साथ पढ़ोगे तो सब होगा, सब होगा, ठीक है। मुझे पता है आप लोगों का प्रेम था, आप उनसे जुड़े हुए थे, तो आपको थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी। कोई बात नहीं बेटा, दिक्कतें कहाँ नहीं आती भाई, हर जगह आती है दिक्कतें, हर जगह आती हैं दिक्कतें। लेकिन उन दिक्कतों से आगे निकलना ही तो क्या होता है बेटा, सफलता होती है। अगर उन दिक्कतों को भैया तुम दिक्कत रहने दोगे तो कहां से सफलता मिलेगी। चलो अच्छा ठीक है, अब आओ भैया, अब हम चर्चा करते हैं कि सर हमें नोट्स कैसे बनाने हैं। यहां बेटा देखो, नोट्स बनाने का तरीका वही जैसे तुम और क्लासेस में करते हो। यहां पे मैं पढ़ाऊंगा, साथ के साथ नोट्स लिखना। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर लिखने का समय देना। बेटा अगर लिखने का समय दूंगा तो ये सोच के चलो, यहाँ पे कितने सारे बच्चे हैं, कोई जल्दी लिखेगा, कोई आराम से लिखेगा, तो सब कहेंगे सर आपने इतना समय दिया, उसको दे दिया, मुझे नहीं दिया। तो बेटा
एक अच्छा तरीका बताता हूं इसका कि मान लो देखो, अब यहां पे क्या बेटा, कुछ चीजें मैं लिख कर लेकर आऊं, जैसे लिख कर लेकर आया हूं, तुम्हें इसको लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। तुम्हें यहां पे स्लाइड पे जो चीज लिखी है ना, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, तुम इसे बस समझो। और तुम्हें यह पता चल रहा है स्लाइड पे इतनी चीजें लिखी हुई हैं, तो उसके हिसाब से अपना पेज छोड़ दो भाई। इसको पेज छोड़ दो कि हाँ भाई ये सारी जो स्लाइड पे चीजें हैं ये मैं बाद में लिख लूंगा जब लेक्चर ओवर हो जाएगा मेरा। तो पहली तो ये बात दिमाग में बैठा लो कि भैया जो चीज मैं लिख कर लेकर आऊं उसको लिखने मत बैठना कि सर हम लिखेंगे और फिर समझे, नहीं भैया समय लगेगा। उसको बस क्या करो, एक आइडिया लगा लो कि भैया ये 1 पेज में आ जाएगा या 1.5 पेज में आ जाएगा मेरा, उसके लिए जगह छोड़ो और समझने पे ध्यान दो। तो नोट्स के लिए बेटा ये कहीं पर भी मत समझना, तुम्हें टाइम दिया जाता है, कहीं पर भी दिया नहीं जाता बेटा, कहीं पर भी नोट्स लिखने के लिए समय नहीं दिया जाता है। किसी भी कोचिंग किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाओ तुम, क्योंकि बेटा सिलेबस ही इतना होता है ना तुम्हारे पास। पहली बात, ठीक है। दूसरी बात समझना, इसको हटा देता हूं वरना मुझे पता है कुछ बच्चे तो अभी लिखने चालू हो जाएंगे, अरे हम चालाक है सर, हम अभी लिख लेंगे, हम अभी लिख लेंगे। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो बच्चे मुझसे पूछेंगे आगे चल के भी, कुछ एक मेंढक जिनके दिमाग से निकल जाएगी बात, या जो सोचेंगे ये तो फालतू के ज्ञान दे रहे हैं सर, अभी बाद में समझ में आया कि हाँ भैया ये काम का ज्ञान था हमारा। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, आज तुम्हें शॉर्ट नोट्स बनाने की एक निंजा टेक्निक बताता हूं। भैया जैसे मान लो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या बेटा, ये वाला टॉपिक, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या प्रकाशिक समाव्यवस्था। ठीक है, तुमने एक नई कॉपी बनाई होगी भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तुमने उसके पहले पेज पे अपना नाम लिखा होगा, नाम के आगे डॉक्टर लिखा होगा और ऊपर लिखा होगा ऑर्गेनिक, और फिर तुमने अगले पेज पे ये वाली हेडिंग डाल दी होगी, है ना। ऐसा नहीं करना, तुम्हें क्या करना है बेटा, मान लो जैसे ये वाला हम आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे, चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं मान लो, तो बेटा इस चैप्टर को तुम्हें पहले पेज से स्टार्ट नहीं करना, तुम्हें स्टार्टिंग के 4 से 5 पेज खाली छोड़ देने हैं। और मान लो 5 पेज खाली छोड़े और छठे पेज ले, 4 से 5 पेज का मतलब समझते हो बेटा, जो दोनों तरफ का पेज होता है ना वो 1 पेज है, तो 1 पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज, पांचवा, और छठे पेज पे ये वाली हेडिंग लिख दो। जो पहले 5 पेज तुमने खाली छोड़े वो तुम्हारे शॉर्ट नोट्स बनाने के काम आएंगे। कैसे बनाने हैं सर शॉर्ट नोट्स, अब ये बताओ हमें। मान लो बेटा आज का लेक्चर मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, आज के लेक्चर के दौरान मैं तुम्हें कई बार बोलूंगा बेटा देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट कर लो, ये भैया जबरदस्त पॉइंट है, डिब्बे में बंद कर दिया तुम्हें। तो भैया तुम्हें क्या करना है, जो जो चीजें मैं तुम्हें नोट करवाऊं या वेरी इंपॉर्टेंट लिखवाऊं वो चीजें उठा के तुम्हें उन पेजेस पे लिखना चालू कर देनी है कि भैया आज के लेक्चर में सर ने ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे, तो उनको उठा के भैया उन पेज पे लिख दो। सर ने ये क्वेश्चन करवाया था और इस क्वेश्चन के अंदर ना थोड़ी सी क्या थी बेटा, टेक्निक सी थी, इसके अंदर थोड़ा सा क्या था, घुमा के पूछा हुआ था, तो ये बात पता होगी तब हम कर पाएंगे, तो वो वाला पॉइंट उठा के वहां पे लिख दो। ऐसे क्या होगा, तुम्हें उसके लिए अलग से कॉपी बनानी नहीं पड़ेगी, और डेली ये वेट नहीं करना बेटा कि ये चैप्टर पूरा होगा तब मैं शॉर्ट नोट्स बनाऊं, नहीं, डेली का डेली काम करना उसमें। अगला लेक्चर आएगा, अगले दिन तुमने देखा भैया सेकंड लेक्चर के अंदर सर ने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाए हैं, ये इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ये नोट लिखवाए, वो उठा के वहां लिख दो ना बेटा। शॉर्ट नोट्स का मतलब ही क्या होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ही तो तुम्हें पता होने चाहिए उस चैप्टर के, तो वो तुम लेक्चर के साथ की साथ वहां पे लिखो तो तुम्हारे शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे वहीं पे। अब तुम क्या करते हो, पहले जब 2-3 चैप्टर हो जाएंगे ना फिर तुम जाओ, अरे सर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं सर, सर हमारा सारा टाइम उसी में निकल जाता है, पहले नोट्स बनाते हैं फिर शॉर्ट नोट्स बनाते हैं सर, ना डीपीपी का टाइम मिलता है, ना पीवाईक्यू का टाइम मिलता है सर, ना मॉड्यूल करने का, ना कोई किताब करने का, क्या करें सर। भैया कैसे मिलेगा, तुम्हें टाइम मैनेज करना ही नहीं आ रहा। और जब तुम्हें तरीका बताया जा रहा है शॉर्ट नोट्स बनाने का, ज्यादातर बच्चे उसको फॉलो नहीं करते। क्यों, क्योंकि उन्हें वो बकवास लगता है कि क्या करेंगे भाई, हम अपनी मर्जी से करेंगे। अब याद रखना बेटा, ये जो मैं बात बोल रहा हूं सबको बोल रहा हूं, लेकिन कुछ एक बच्चे ही होंगे आप लोगों में से जो मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे और उन पे अमल करेंगे कि हाँ भैया मास्टर ने बोला तो ऐसा करेंगे, और वहीं पे आगे निकल जाते हैं उन बच्चों से जिन्होंने मेरी बात को गौर से नहीं सुना और उन बातों पे भैया कोई भी कार्य नहीं किया। फिर वो बाद में आते हैं, अरे सर कैसे करें, इंपॉर्टेंट बता दो। दूसरी बड़ी चीज जो आप बच्चों के दिमाग में आगे चलकर आई, सर बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी पढ़ा रहे हो, हाँ भैया
तुम्हें बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी पढ़ाया जाता है। जब यहाँ पे कोई अभिक्रिया आएगी, कोई टॉपिक आएगा, तो वहां पे मैं लिख भी दूंगा कि बेटा ये बोर्ड एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको करना। बस फर्क क्या होगा बेटा, नीट के अंदर सर एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड के अंदर सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तुम्हें लिखना पड़ेगा। अब तुम्हें बस उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और वो प्रैक्टिस कहां से करें सर? हम एनसीईआरटी लेना, खरीदने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन डाउनलोड कर लेना। जैसे मेरा ये चैप्टर चलेगा ना, जब हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन, इस चैप्टर की भैया एनसीईआरटी डाउनलोड कर लेना। जैसे इस चैप्टर की, खाली इस चैप्टर की तुम करोगे ना, तो वहां पे देखो भैया एंड के अंदर क्वेश्चंस होंगे वहां पे एनसीईआरटी के। उन सारे क्वेश्चंस को बेटा तुम्हें लिख लिख के देखना है। क्वेश्चन होगा, उसका आंसर एक अलग से कॉपी बना लेना और वो लिख के देखना। वो प्रैक्टिस तुम्हें खुद ब खुद करनी पड़ेगी, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ भैया, कि जो हमें यहाँ पढ़ाया जा रहा है ना, वो नीट का नहीं है, वो हमारे 12th बोर्ड का भी है। लेकिन बस उसमें क्या होता है, तुम्हें सब्जेक्टिव लिखने की खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब वो तो करनी पड़ेगी ना भाई, अब वो मैं करवा नहीं पाऊंगा, कैसे करवाऊंगा? मैं तो यहां पढ़ा रहा हूं, वो तो अब आपका दायित्व है, तो वो करना पड़ेगा। अब देखो मैंने बता दिया करना क्या है, अब इसको करेंगे बहुत कम। फिर बाद में आएंगे, सर बोर्ड के एग्जाम की टेंशन हो रही है, सर क्या करें, इंपॉर्टेंट बता दो। फिर मैं कहूंगा बेटा मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही तुम्हें सारी चीजें बताई थी, अगर तुमने वो की होती तो आज तुम इस तरीके से परेशान ना होते, और तुम आज कॉन्फिडेंस में बैठे होते कि भैया बोर्ड एग्जाम्स को तो हम फोड़ देंगे सर। तो बेटा उस दुविधा में ना जाओ, उस कंडीशन में ना फंसो जहां पे तुम्हें यह सोचना पड़े सर बोर्ड की तैयारी करें, सर बोर्ड पास होंगे या नहीं होंगे, सर हम नीट को छोड़ दें क्या, सर अभी पहले बोर्ड की तैयारी कर लें क्या। ये सब बोलने से अगर बचना चाहते हो तो बेटा जैसा तुम्हें बताया जा रहा है, जैसा आज तुम्हें समझा रहा हूं, वैसा कर लेना, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये नहीं है कि ये मैं ही बता रहा हूं, हर एक टीचर तुम्हें बताएगा। फिजिकल पढ़ के आए हो तुम, फिजिकल वाले सर ने भी तुम्हें ये बताया होगा। ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो तो मैं भी बताऊंगा, फिर आयुषी पढ़ो तो वो भी बताऊंगा। तो तीन तीन टीचर तुम्हें भैया ये हिदायत देते हैं, 3 बार तुम्हें ये मौके दिए जाते हैं कि भाई बात सुन लो, अभी भी समय है। लेकिन तुम क्या सोचते हो, निकलने दे भाई, जब सर पानी से क्या होगा बेटा, जब पानी क्या होगा सर से ऊपर चला जाएगा, हम तो तब पूछेंगे। और फिर उस समय टीचर कहता है बेटा तो मेहनत लगेगी, बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी, कर लोगे तो हो जाओगे, वरना नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो जो आज बातें मैंने आपको बताई बेटा, उनको बहुत अच्छे से सुनिएगा, उन पे अमल कीजिएगा, और बेटा जैसा जैसा बोला वैसा भी कीजिएगा। और एक काम और करना है आपको मेरे कहने पे। देखो बेटा, अब आता हूं आपके पेपर पे, री नीट वाले पे। तो री नीट का सबने पेपर देख लिया होगा भैया, अच्छे लेवल का आया, मैं कहता हूं अच्छा लेवल है, जैसा नीट का आता था उससे थोड़ा अप कर दिया इन्होंने लेवल। तो अब भैया तुम्हें थोड़ा सा अपनी तैयारी को भी अप करना पड़ेगा। तो हम जेई मेंस तक जरूर लेकर जाएंगे अपने लेक्चर्स को। और आज भी देखना, आज भी मैं तुम्हें बेटा इस चैप्टर के अंदर भी तुम्हें जेई मेंस के सवाल करवाऊंगा। ये देखो, ये देखो मैं लेके आया हूं तुम्हारे लिए, ये देखो, ये जेई मेंस के सवाल है भाई, ये सारे जेई मेंस के सवाल बैठे हैं तुम्हारे लिए। अगर तुम्हें लगता है ना अरे सर आप बोलो, ये देखो ये सारे जेई मेंस के सवाल बैठे हुए हैं तुम्हारे पास, ये तो मैं तुम्हें जेई मेंस लेवल टच करवाऊंगा। और जब वो टच होगा ना बेटा, तो तुम्हें खुद लगे हाँ भैया चीजें आसान है, अगर कॉन्सेप्ट पता हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो तुम्हें इस बात के लिए मैं प्रिपेयर करूंगा बेटा कि क्वेश्चन का अगर लेवल टिपिकल आ जाता है तो उसको कैसे डील करना है, पेपर अगर आसान आ जाए तो उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, पेपर अगर मुश्किल आ जाए तो उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। और हाँ, मैं उन बच्चों से हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा मेरे बच्चे कि भाई साहब किसी की बातों में आने की आवश्यकता नहीं है, सबका अलग अलग मत हो सकता है री नीट के पेपर को लेके, लेकिन जो मेरा मत है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, वो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं कुछ चंद शब्दों के अंदर। वो शब्द क्या है भैया, कि भाई साहब कोई कुछ भी कहे कि पेपर ऐसा आया, नीट लेवल का नहीं था, बच्चों को डॉक्टर बनाना है, ये क्या पूछ रहे हो भैया। कॉम्पिटिशन एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम ना मैं डिसाइड करूंगा, ना आप डिसाइड करेंगे, ना कोई और डिसाइड करेगा। वो जो एग्जामिनर एग्जाम बना रहा है ना, वो डिसाइड करेगा कि भाई एग्जाम के अंदर से क्वेश्चन का लेवल क्या रखना है। बस कंडीशन ये होनी चाहिए भैया, जो टॉपिक सिलेबस में है उन्हीं टॉपिक में से वो आना चाहिए। अब ये कौन सा तरीका होता है कि भैया इतना मुश्किल बना दिया, ये तो हमें डॉक्टर बनाने हैं। क्यों भैया, डॉक्टर कोई भैया छोटी मोटी चीज है क्या?
कॉम्पिटिटिव एग्जाम है भाई, तो मुश्किल भी आएगा, कभी इजी भी आएगा। अब जब मुश्किल आ गया तो ये कहने वाले ना हम कोई होते हैं ना आप कोई होता है कि भाई ऐसा एग्जाम नहीं आना चाहिए था। ऐसा कभी नहीं होता। अपने आप को सभी चीज के लिए प्रिपेयर, भैया जिंदगी भी यही है ना भाई, कभी मुसीबत जो आएगी वो हल्की फुल्की आएगी, कभी बहुत भारी भरकम मुसीबत आ जाए तो तुम ये थोड़ा ये कौन सी बात है, उसके ऊपर तो कम मुसीबत आई, मेरे ऊपर इतनी ज्यादा मुसीबत आ गई, ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान नहीं भैया, ऐसा कौन सा तरीका है भाई, ये तो एक्सक्यूज है। तो आप लोगों को वैसा नहीं बनना है, आप लोगों को हर एक चीज के लिए तैयार रहना है कि भाई जैसी भी स्थिति आए हम उससे पार निकलेंगे। तो उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है, तो मेहनत लगेगी भाई। और मेहनत भी कैसे, डिसिप्लिन के साथ। तो बेटा तुम में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, तभी कामयाबी मिलेगी। डेली का काम डेली करना है, बैकलॉग नहीं होने देना भाई। अगर बैकलॉग हो गया ना फिर पता है क्या करोगे, अरे सर हम तो वेट कर रहे हैं एक बार लक्ष्य नीट 2.0 आ जाए वहां से करेंगे, और वहां पे चीजें चलेंगी और स्पीड में क्योंकि लेट आएगा वो लक्ष्य नीट से भी। तो जो बच्चे बैकलॉग कर लेंगे वो वहां भागेंगे। जाओ भाई कोई दिक्कत नहीं मुझे, जाओ, लेकिन बेटा तुम अपना समय खराब कर गए। और जो बच्चे यहाँ पे डेली पढ़ रहे होंगे ना, मैं नहीं कह रहा सब जाएंगे, एक आधा बच्चा जो डेली का काम डेली, जिसका कोई बैकलॉग नहीं है, वो यहाँ पे मस्ती से पढ़े, क्योंकि समय ज्यादा मिल रहा है ना हमें। तो भैया लक्ष्य नीट 1.0 में 2.0 लेट आएगा तो उसमें समय भी कम मिलेगा। तो ऐसा कतई नहीं करना है, ठीक है। ओके सर, ओके सर। तो क्या बेटा ये सारी बातें समझ में आई? तो हम आगे अब पढ़ना चालू करें क्या बेटा? अब मैं पढ़ाना चालू कर रहा हूं, अब मैं पढ़ाना चालू कर रहा हूं, ठीक है बेटा। चलें 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 भैया। बेटा एनसीईआरटी कैसे रीड करना है अभी उस पर बात नहीं करेंगे, जब मैं कहूंगा तब रीड करना, अभी कोई रीड करने आवश्यकता नहीं, सारी एनसीईआरटी की चीजें मैं तुम्हें यहां पे बता दूंगा, ठीक है, ठीक है। ओके स्टार्ट करें क्या, स्टार्ट करें क्या? ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है मेरे मैंड को, ठीक है मेरे भैया मैंड को। अब एकदम शांत होइएगा, अब एकदम शांत। अब जो भी काम कर रहे हो बेटा उसको छोड़ दो, अब एकदम शांत बैठ जाओ, आंखें बंद करो, थोड़ी सी लंबी सांस लो और एकदम रिलैक्स हो जाओ। अब सबका फोकस मेरी तरफ हो, अब सब भैया पढ़ने की तरफ ध्यान लगाएंगे, एकदम शांत बैठ जाओ। कोई भी तुम्हारे अंदर भैया किसी भी प्रकार की एक्साइटमेंट नहीं होनी चाहिए। एक्साइटमेंट का मतलब समझ रहे हो भैया, मतलब तुम उत्तेजना में ना हो और घबराहट में ना हो, तुम्हें कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए, कोई डर नहीं होना चाहिए, एकदम रिलैक्स बैठो भाई, एकदम रिलैक्स बैठो और बस जो पढ़ा रहा हूं उसको समझो, अभी समझो, ठीक है। और बेटा ये नोट्स तुम्हें बनाने हैं। बच्चे कुछ पूछ रहे सर 11th के नोट्स दो, भैया जो जो मैं पढ़ाऊंगा उसके नोट्स आप दोबारा बनाएंगे, उसके नोट्स आप दोबारा बनाएंगे। और एक काम और करना, वो मैं भूल गया कहना, बेटा एक पतली सी कॉपी और लगा लेना, पतली, ज्यादा मोटी नहीं, पतली सी कॉपी लगाना, और उस पतली कॉपी के अंदर कब क्या लिखना है वो मैं आपको बतलाऊंगा, बस उसको लगा के रख लो। कल से भैया वो कॉपी तुम्हारे बगल में होनी चाहिए, उसमें क्या लिखना है वो सिर्फ मैं बताऊंगा और वही चीजें उसमें लिखना, उसके अलावा और कोई फालतू चीज नहीं, सिर्फ पतली सी कॉपी लगाना। मैं फिर बोल रहा हूं, ज्यादा मोटा रजिस्टर नहीं, उसके अंदर मैं तुम्हें अभी बताया तो क्या लिखवाऊंगा बेटा, कुछ अभिक्रमक होते हैं, किस अभिक्रमक का क्या कार्य होता है ये अगर तुम्हें पता है तो तुम्हें अभिक्रिया करने में आसानी हो जाएगी। तो अभिक्रमक की सारी ताकतें तुम्हें बताऊंगा कि ये इस अभिक्रमक की ये ताकत है, ये कमजोरियां हैं, तो वो सारी मैं तुम्हें उस किस में लिखवाऊंगा बेटा, उस कॉपी में लिखवाऊंगा। तो तुम्हें सिर्फ वो अभिक्रमक की कॉपी बनानी है, तो ज्यादा अभिक्रमक तुम्हारे पास नहीं है, थोड़े बहुत ही है, तो पतली सी कॉपी में तुम्हारा काम चल जाएगा। तो एक पतली सी कॉपी अपने बगल में रखना, जब मैं कहूं ना भैया वो पतली कॉपी निकाल लो और उसके अंदर ये चीज लिख लेना, चाहे बाद में लिखना चाहे साथ के साथ लिखना, वो आप लोगों की मर्जी रहेगी, ठीक है। चलो भैया, चलो भैया, तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज की कहानी को। तो बेटा सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं किसको, प्रकाशिक समाव्यवता को। प्रकाशिक समाव्यवता को बेटा हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कह के बुलाते हैं। लिख देता हूं दोबारा से भाई, क्या कह के बुलाएंगे बेटा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहकर बुलाएंगे। अब ये क्या होती है सर, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है, पहले मैं अपनी भाषा में बता देता हूं, फिर भैया ये किताबी भाषा लिखे इसको भी पढ़ लेंगे। हम क्या बोलते हैं बेटा, दो या दो से अधिक यौगिक जिनका आणविक सूत्र समान हो,
जरा सुनना बात को, क्या बोला भैया, मेरे पास 2 या 2 से ज्यादा यौगिक है जिनका आणविक सूत्र समान है, लेकिन सर अगर ये जो मैंने यौगिक लिए हैं अगर ये क्या करे बेटा, ध्रुवित समतल प्रकाश को अलग अलग दिशा के अंदर मोड़ दें तो ये यौगिक आपस में क्या कहलाएंगे, प्रकाशिक समावयवी कहलाएंगे। तो मतलब जिन यौगिक का आणविक सूत्र समान होता है लेकिन वो यौगिक क्या करे बेटा, ध्रुवित समतल प्रकाश को अलग अलग दिशा में मोड़ दें तो उन यौगिकों को हम क्या बोलते हैं, प्रकाशिक समावयवी कहते हैं। ये इसकी आसान भाषा में परिभाषा थी। ठीक है, अब यहां पे पढ़ लो। अब बेटा ये डेफिनेशन बहुत काम किया तुम्हारी, ये किताबी है ना भाई, किताबी है। और ये सुनना भाई, ये बोर्ड एग्जाम्स के अंदर नहीं आएगी क्योंकि 11th का है। ये तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स का कार्य कहां से स्टार्ट होगा, हेलो एल्केन हेलो एरीन से। ये 11th की चीजें हैं। कभी सोचो सर ये याद करनी पड़े, नहीं भैया 11th की है ये। 12th का कार्य हेलो एल्केन हेलो एरीन से, लेकिन ये पता होना चाहिए क्या है। देखो कहता है वे त्रिविम समावयवी जिनके अणु तथा संरचना सूत्र समान होते हैं। इन चीजों को पकड़ो भैया, वो त्रिविम समावयवी जिनके अणु तथा संरचना सूत्र समान होते हैं तथा जो अपने क्या बेटा, रासायनिक गुणधर्मों तथा अधिकांश भौतिक गुणधर्मों में एक दूसरे के समान होते हैं, परंतु समतल ध्रुवित प्रकाश, बेटा इस समतल ध्रुवित प्रकाश को ये जो लिखा है ना बेटा, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, समतल का मतलब होता है प्लेन, ध्रुवित का मतलब होता है पोलराइज्ड, और प्रकाश का मतलब होता है लाइट। तो बेटा इसको छोटे रूप में हम बोलते हैं PPL। समतल ध्रुवित प्रकाश को आगे से क्या लिखूंगा बेटा मैं, PPL, मतलब प्लेन पोलराइज लाइट। समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति अपने व्यवहार में भिन्न होते हैं, मतलब समतल ध्रुवित प्रकाश के लिए क्या होंगे बेटा, ये भिन्न प्रकार से क्या करेंगे बेटा, रिएक्ट करेंगे। ठीक है, भिन्न होते हैं तो इसी को क्या कहते हैं, प्रकाशिक समावयवी कहलाते हैं तथा इस परिघटना को प्रकाशिक समावयवता कहा जाता है। क्या इतनी बात समझ में आई? नहीं सर, जरा सुनना भाई, अब जरा सुनना, यहां पे एक एक्सपेरिमेंट तुम्हें करके बताया है। अब मान लो भाई मैंने तुम्हारे सामने ये एक यौगिक रखा, जरा सुनते हो चलना, एकदम बेसिक से बता रहा हूं, जिन्हें आता है वो चुपचाप सुनो, जिन्हें नहीं आता वो अच्छे से समझ लो। मैंने तुम्हारे पास ये यौगिक दिया और मैंने कहा भैया पता लगाकर बताओ क्या ये यौगिक प्रकाशिक सक्रिय है या प्रकाशिक अक्रिय है। क्या है भाई, ये प्रकाशिक सक्रिय है या प्रकाशिक अक्रिय है। अब तुम कहोगे सर हमें क्या पता प्रकाशिक सक्रिय प्रकाशिक अक्रिय, तो तुम इस यौगिक से पूछना, बता भाई तू क्या है, प्रकाशिक सक्रिय है या प्रकाशिक अक्रिय है। तो भाई ये बोल के थोड़ी ना बताएगा कि भाई मैं प्रकाशिक सक्रिय हूं, या फिर ये कहेगा मैं प्रकाशिक अक्रिय हूं, ये थोड़ी ना बोलेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई ऐसा परीक्षण करके देखना पड़ेगा जहां से मुझे ये ज्ञात हो कि भाई ये क्या है, प्रकाशिक सक्रिय है या प्रकाशिक अक्रिय है। तो वो परीक्षण कैसे करते हैं हम लैब के अंदर, तो वो तुम्हें यहां पे मैं बता रहा हूं। हम क्या करते हैं सर, हम एक स्रोत लेते हैं। स्रोत किसका लिया सर, ये हमने प्रकाश का स्रोत लिया सर। मान लो यहां पे कोई बल्ब रख दिया भाई, ले भाई ये बल्ब रख दिया, ये प्रकाश का स्रोत है। अब बेटा इस प्रकाश के स्रोत से जो प्रकाश निकल रहा है ना वो सामान्य प्रकाश कहलाता है। अब सामान्य प्रकाश क्या होता है, अब तुम्हें पता है बेटा सामान्य प्रकाश क्या होता है, एक विद्युत चुंबकीय विकिरणी तो होता है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही तो है भैया। जो प्रकाश मुझे मिल रहा है लाइटों से, जो तुम्हारे कमरे में लाइट लगी है, जो तुम्हारे मोबाइल से प्रकाश आ रहा है, वो सब क्या है बेटा, वो क्या है, सामान्य प्रकाश। और सामान्य प्रकाश क्या करता है बेटा, हर एक दिशा के अंदर दोलन करता है, या बोलूं हर एक दिशा के अंदर जाता है। अब ये थोड़ी ना तुम बल्ब वहां लगाओगे तो सर बल्ब अपने सामने सामने रोशनी देगा सर, वो बाई नहीं देगा, दाई नहीं देगा, ऊपर नहीं देगा, पीछे नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है। प्रकाश तो बेटा हर एक दिशा में जाएगा अपने स्रोत से, तो उसको बोलते हैं क्या बेटा, सामान्य प्रकाश। तो ये जो तुम्हें तीर दिखाए हुए ना देखो हर एक दिशा में, तो ये सामान्य प्रकाश को प्रदर्शित कर रहा है। अब बेटा ये हर एक दिशा में जा रहे हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, एक ऐसा प्रकाश चाहिए जो सिर्फ एक ही दिशा के अंदर जा रहा हो, मतलब उसकी दिशा फिक्स करनी है। तो हम क्या करते हैं, सामान्य प्रकाश को निकोल प्रिज्म में से गुजारते हैं। ये निकोल प्रिज्म क्या करेगा,
ये निकोल प्रिज्म अपने अंदर से एक दिशा वाले को ही, एक स्पेसिफिक दिशा वाले प्रकाश को ही अपने अंदर से गुजरने देता है, बाकी जो प्रकाश जो दूसरी दिशाओं में जा रहा होता है उसको ये अवशोषित कर लेता है। अब ये निकोल प्रिज्म किस प्रकार का ले रहा हूं वो निर्धारित करेगा कौन सी दिशा की विकिरण यहां से निकलेगी और बाकी विकिरण क्या हो जाएंगे, अवशोषित। तो यहां पे क्या हुआ बेटा, इस तरीके से मान लो जो इस दिशा में प्रकाश जा रहा था ना वो क्या हो गया, आगे निकल गया और बाकी दिशाओं वाले क्या हो गया, अवशोषित हो गए। तो ये जो आया है बेटा, ये जो प्रकाश आया इसको हमने बोला है पीपीएल। पीपीएल क्या है बेटा, प्लेन पोलराइज लाइट, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश। तो ये समतल ध्रुवित प्रकाश हमने बनाया, किससे बनाया सर, सामान्य प्रकाश को जब हमने निकोल प्रिज्म से गुजारा तो हमारे पास समतल ध्रुवित प्रकाश आया। आप कहोगे सर बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। अब क्या है, अब ये आगे क्या रखा हुआ है सर, ये बेटा आगे हमने रखा है उस यौगिक का विलयन, जिस यौगिक का हमें पता लगाना था कि ये प्रकाशिक सक्रिय है प्रकाशिक अक्रिय है। तो मैंने क्या किया, इसका विलयन बना लिया भाई, इसको पानी में डुबोया और घुमाया घुलाया 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 और इसका विलयन बन गया। फिर उस विलयन को बेटा हमने किस में रख दिया बेटा, ध्रुवण मापी नली के अंदर डाल दिया। और वो ध्रुवण मापी नली किसके रास्ते में रख दी बेटा, हमने इस पीपीएल के रास्ते में रख दी। अब भैया जैसे ही ये पीपीएल किस में से जाएगा, इस विलयन में से जाएगा, तो भैया अब इसके साथ तीन कहानियां हो सकती हैं। इस प्रकाश के साथ, इस पीपीएल के साथ भैया अब तीन घटनाएं घट सकती हैं। पहली घटना कि सर अगर ये इस दिशा वाला प्रकाश इसमें से गया तो हो सकता है इसकी दिशा में कोई परिवर्तन ना आए, जैसा ये क्या था बेटा, इस विलयन में गुजरने से पहले था, विलयन में गुजरने के बाद भी उसी दिशा के अंदर ये जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भैया जिस यौगिक का मैंने ये विलयन बनाया ना, उसने इस प्रकाश की दिशा को बदला नहीं है। यही तो पता चला भाई, ये इस दिशा में दोलन कर रहा है प्रकाश, तो जैसी इसमें से निकला तो अभी भी उसी दिशा में दोलन कर रहा है सर। तो इसका मतलब यहां पे ये जो यौगिक का हमने क्या बनाया बेटा, विलयन, उस यौगिक ने भैया इस प्लेन पोलराइज लाइट की दिशा को नहीं बदला। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सर यहां पे ये जो यौगिक हमने लिया है ये प्रकाशीय अक्रिय है। क्या है बेटा, प्रकाशीय अक्रिय है। लेकिन सर ये भी तो हो सकता है कि जब हम इसके अंदर से इसको क्या करें बेटा, गुजारें इस विलयन में से, तो ये देखो ये ऐसे आ रहा था लेकिन अब ये कहां चला गया सर, दाईं तरफ मुड़ गया है। ये प्रकाश ऐसे ना होके कहां मुड़ गया बेटा, दाईं तरफ, या फिर हो सकता है कहां मुड़ जाए बेटा, बाईं तरफ। तो भैया अगर इस पीपीएल को इस यौगिक के विलयन ने क्या किया बेटा, या तो दाईं तरफ घुमा दिया इसकी दिशा को या फिर बाईं तरफ घुमा दिया, तो हम क्या कहेंगे कि यहां पे ये जो यौगिक है ना भाई साहब, ये यौगिक क्या है हमारा, प्रकाशीय सक्रिय है। क्या है भाई, प्रकाशीय सक्रिय है। ठीक है, तो अगर दाईं तरफ घुमाया तो इस यौगिक को हम बोलेंगे ये क्या है बेटा, दक्षिणाव्रत है। अगर इसने भैया इस पीपीएल को बाईं तरफ घुमा दिया तो ये क्या हो गया बेटा, वामाव्रत हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, वामाव्रत हो जाएगा। ठीक है सर, अब बेटा प्रकाश घूमा है या नहीं घूमा है ये हमें कौन बताता है बेटा, हमने यहां पे एक विश्लेषक रखा होता है, वो विश्लेषक उस प्रकाश के घूमने के कोण को ज्ञात करता है और भैया कहां पे बता देता है, जाचक में बताया, और जाचक में हमारा रिजल्ट आ जाता है जो हमें ये बता देगा कि भाई ये प्रकाश जैसा था वैसा ही निकला है या फिर दाईं तरफ घूमा है या फिर बाईं तरफ घूमा है, वो हमें जाचक से पता चल जाता है। तो ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है। आप कहोगे चलो सर इतनी बात भी सही है, तो यहां से निचोड़ क्या निकला, निचोड़ ये निकला भाई, निचोड़ ये निकला कि अगर मैं कोई यौगिक लेता हूं, जरा सुनना बात को बस, तो ये यौगिक क्या कर सकता है बेटा, जो हमारे पास पीपीएल है, क्या है मेरे बच्चे, जो हमारे पास पीपीएल है, ठीक है, उस पीपीएल की दिशा में कोई परिवर्तन कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। अगर परिवर्तन नहीं आया तो हम इस यौगिक को क्या बोलेंगे बेटा, यहां से मुझे क्या पता चला कि यौगिक क्या हो गया, प्रकाशिक अक्रिय है। ठीक है, यह भी तो हो सकता है सर क्या, कि भाई ये यौगिक इस पीपीएल को क्या करे बेटा,
बाईं तरफ मोड़ दे तो इसका मतलब क्या भैया, ये जो यौगिक है बेटा ये क्या हो गया, प्रकाशीय सक्रिय। तो तब इस यौगिक को हम क्या बोलेंगे बेटा, वामाव्रत बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे, वामाव्रत। वामाव्रत को बेटा अंग्रेजी में कह के बुलाया जाता है लीवोरोटेट्री। ये भी अब आप लोगों को पता होना चाहिए बेटा, लीवोरोटेट्री। बेटा लीवोरोटेट्री को तुम छोटे एल से भी दिखा सकते हो या फिर माइनस साइन से भी दिखा सकते हो। कहीं पे छोटा एल लिखा है तो इसका मतलब वामाव्रत है। किसी यौगिक के नाम में छोटा एल दिख जाए तो समझ जाओ वामाव्रत है, मतलब जो समतल ध्रुवित प्रकाश को बाईं तरफ मोड़ेगा। अगर किसी यौगिक के नाम के आसपास तुम्हें नेगेटिव साइन दिख जाए तब भी समझ जाना वो यौगिक क्या है बेटा, वामाव्रत है, मतलब प्रकाशीय सक्रिय है। वो भैया समतल ध्रुवित प्रकाश को किस तरफ मोड़ेगा, बाईं तरफ मोड़ेगा। आप कहोगे सर शानदार बात है, ये तो हमें समझ में आ गई, और बताओ सर, और बताओ। तो सर ये भी तो हो सकता है कि जब इस यौगिक में से पीपीएल गुजारे तो वो क्या करेगा मेरे बच्चे, वो कर सकता है कि सर वो समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं तरफ घुमा दे। दाईं तरफ घुमाया तब भी वो प्रकाशीय सक्रिय कहलाएगा, और तब बेटा उसको हम क्या बोलेंगे, तब हम उसको बोलेंगे दक्षिणाव्रत। बेटा दक्षिणाव्रत को अंग्रेजी में बुलाया जाता है डेक्स्ट्रो रोटेट्री। और बेटा इसको हम छोटे डी से या फिर प्लस साइन से दिखाते हैं। समझ रहे हो, ठीक है। तो यही तो तीन चीजें होती हैं भाई, यही तो तीन चीजें होती हैं भाई मेरे पास। पहला क्या, प्रकाशीय अक्रिय, ठीक है, बाईं तरफ घुमाया तब भी प्रकाशीय सक्रिय, दाईं तरफ घुमाया तब भी प्रकाशीय सक्रिय। बाईं तरफ घुमाते तो उस यौगिक को तुम वामाव्रत बोलते हो, या अंग्रेजी में लीवोरोटेट्री, या छोटे रूप में छोटा एल, या फिर माइनस लिख दो भैया, कोई भी लिख दो, इनमें से एक चीज लिखते हैं। दोनों का मतलब एक ही है। अगर भैया दाईं तरफ घुमा दिया तब उसको दक्षिणाव्रत बोलते हैं, अंग्रेजी में डेक्स्ट्रोरोटेट्री, या फिर छोटे डी से दिखाते हैं, या फिर इसको प्लस साइन से दिखाते हैं। क्या इतनी चर्चा समझ में आई? आप कहेंगे कि हाँ सर, इतनी चर्चा हमें समझ में आ गई है, ठीक है। अब बेटा देखो ये तो बेसिक था, अब यहां से सवाल क्या बनता है। अब सवाल क्या बनेगा सर, हमें तो ये बताओ, हमारी तो चर्चा इसके ऊपर होनी चाहिए, सवाल बताने हैं। चलो देखो भाई, अब सवालों की तरफ चलते हैं। सवाल की तरफ जाने से पहले तुम एक चीज बेसिक पता होनी चाहिए। क्या क्या पता होनी चाहिए भैया? जैसे मान लो बेटा मैंने तुम्हारे सामने एक ये यौगिक लिखा CH3HOH, और ये लिख दिया भैया मैंने H। फिर मैंने लिखा भैया क्या, नाइट्रोजन, यहां पे लिखा बेटा मैंने क्या, CH3, यहां पे लिखा H, यहां पे लिख दिया C2H5। ये है भैया मेरा A यौगिक, ये है मेरा B यौगिक। अब तुम्हें सवाल भैया कोई स्कूल में टीचर पूछे या नीट में पूछे, वो इस तरीके का पूछेगा। अब भैया तुम्हें चूर्ण थोड़ी ना देगा कि ये ले भाई ये चूर्ण है, पता भी ये चूर्ण क्या है तुम्हारा, प्रकाशीय सक्रिय है या अक्रिय है। तो भैया वहां तो वो क्या करेगा, फॉर्मूला लिख के देगा ना, इस यौगिक का फॉर्मूला लिखेगा। अब तुम्हें कहेगा कि बताओ भाई क्या ये ऊपर वाला यौगिक जो है, जो तुम्हारे सामने लिखा गया, ये प्रकाशीय सक्रिय है या प्रकाशीय अक्रिय है, ठीक है। नीचे वाला जो यौगिक है ये क्या है, प्रकाशीय सक्रिय है या प्रकाशीय अक्रिय है। इसके ऊपर भैया मैं तुमसे जानना चाहूंगा, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। वोट करना है तुम्हें, वोट करना है बेटा इस सवाल के लिए। जिन बच्चों को ये लगता है कि सर ऊपर वाला प्रकाशीय सक्रिय है तो वो क्या करो बेटा, थम्स अप कर दो। जिनको लगता है नहीं सर नीचे वाला प्रकाशीय सक्रिय है तो वो थम्स डाउन कर दो। जल्दी से बताओ भाई, तुम्हें क्या लगता है कौन सा प्रकाशीय सक्रिय है इनमें से? अगर ए वाला लगता है तो उसको थम्स अप करो, अगर बी वाला लगता है तो थम्स डाउन कर दो। जल्दी से बताओ मेरे बच्चे, जल्दी बोलो।
जल्दी बोलो मेरे बच्चों, जल्दी 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 मेरे माइंड को, जल्दी 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 भाई जल्दी। वाह वाह भैया वाह, वाह भैया वाह। रिजल्ट देखते हैं। वाह भैया, 75% बच्चे कह रहे हैं कि सर ए वाला प्रकाशीय सक्रिय है और बी वाला प्रकाशीय मतलब, और 24% बच्चों ने, या बोलो 25% बच्चों ने क्या कहा बेटा, ये है। चलो भाई, अब मैं तुम्हें बतलाता हूँ। अब भैया कुछ कुछ मेंढक ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि सर हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बेटा समझ में भी आएगा, पहले दिमाग तो लगाओ। ये तो मैं कोई बात ही नहीं बता रहा मेरे बच्चे, 11th की बातें हैं जो तुम पढ़ के आए हो पीछे पैप सर से, या जिन्होंने भैया किसी मोहन सर से पढ़ा हो जिन्होंने भैया, तो भैया उनसे भी पढ़ के आए हो ये चीजें। अगर ये चीज समझ नहीं आ रही ना, तो इसका मतलब है भाई तुम पिछली क्लास में पढ़े नहीं, पैप सर और मोहन सर की क्लास में भी नहीं पढ़े। अगर तुम्हें ये चीज, भैया मैं तो कुछ नया पढ़ा ही नहीं रहा, मैं तो 11वीं वाली चीजें पढ़ा रहा हूँ। 12th की अगर तुम बोलते हाँ सर ये तो 12th की, ये समझ, तब तो मैं मानता भी कि सर समझ नहीं आ रहा। लेकिन 11वीं वाली चीजें नहीं समझ में आ रही, तो भैया मतलब 11वीं पानी में है, 11वीं पानी में है मेरे मेंढक, मेरे मेंढक 11वीं पानी में। अब भैया यहां पे तुम कैसे पता लगाओगे, तो भाई देखो जवाब मैं दे देता हूं। यहां पे जो प्रकाशीय सक्रिय है वो है भैया हमारा बी। ए क्या है, प्रकाशीय आक्रिय, लिखता हूं। ये क्या है भाई, प्रकाशीय आक्रिय। और ये क्या है मेरे बच्चे, अब सुनना, अब कॉन्सेप्ट की शुरुआत कर रहा हूं मेरे बच्चे, प्रकाशीय। अरे भाई ऐसा मत करो, मेरे मेंढकों का पहला लेक्चर है तो मुझे पढ़ाने दो भाई, मुझे पढ़ाने दो बेटा। अब देखना, प्रकाशीय अक्रिय को तुम अंग्रेजी में बोलते हो ऑप्टिकली, ऑप्टिकली इनएक्टिव, और प्रकाशीय सक्रिय को बोलते हो बेटा तुम क्या, ऑप्टिकली एक्टिव। अब ये पता कैसे चलता है, तो भैया तुम एक चीज पढ़ते हो मेरे बच्चे, जिसे तुम प्यार से क्या कहते हो, अब सुनना, किरेल केंद्र कहते हो। अगर किसी यौगिक में तुम्हें ये किरेल केंद्र दिख जाए, जिसे बेटा कायरल भी कहा जाता है, इस किरेल को बेटा कई बार कायरल भी कहते हैं। अब तुम्हारी मर्जी है भाई, कुछ भी बोल लो, किरेल बोल लो या कायरल बोल लो। अब ये किरेल केंद्र होता क्या है भाई, जिस अणु के अंदर ये किरेल केंद्र उपस्थित होगा वो अणु तुम्हारा प्रकाशीय सक्रिय हो सकता है। मैंने क्या बोला, अगर किसी अणु के अंदर किरेल केंद्र उपस्थित होगा तो वो हमारा प्रकाशीय सक्रिय हो सकता। मैंने ये नहीं कहा हमेशा होगा ही होगा, ठीक है। तो गौर से सुनना, अब इस किरेल केंद्र की पहचान करना बताता हूं बेटा। किरेल जो केंद्र होगा, आमतौर पे बेटा उस किरेल केंद्र को तुम्हें क्या देखना है, sp3 संकृत हो वो। तुम्हें उस अणु के अंदर क्या देखना है बेटा, sp3 संकृत हो वो, ठीक है। दूसरा, और उस केंद्र से, उस केंद्र से, केंद्र का मतलब क्या बेटा, यहां पे तुम्हारा परमाणु है, ठीक है। केंद्र का मतलब क्या बेटा, परमाणु है। तो बेटा उस केंद्र से, उस केंद्र से क्या हो बेटा, 4 अलग अलग समूह जुड़े हों। ये है भाई तुम्हारा क्या, किरेल केंद्र। किरेल केंद्र किसे बोलोगे बेटा, जो sp3 संकृत हो सर, और उस sp3 संकृत केंद्र से क्या जुड़े हो बेटा, 4 अलग अलग समूह जुड़े हों या फिर परमाणु जुड़े हों, तो उसको बोलते हैं किरेल केंद्र। अब देखो जैसे यहां पर आओ, अब यहां पे पता लगाते हैं। तो भाई मैंने कहा ये है मेरा केंद्र, केंद्र परमाणु देखो। अब बेटा इस कार्बन का अगर संकर्ण निकालोगे, अब इतना तो बेटा मैं मान सकता हूं कि तुम्हें संकर्ण निकालना आता है, ठीक है। तो बेटा इस कार्बन का संकर्ण क्या है, sp3। तो मैं यहां लिखता हूं कि भैया यहां पे पहली कंडीशन तो पूरी हो गई सर, sp3 है।
ठीक है। अब बेटा इस sp3 कार्बन से 4 अलग अलग समूह जुड़े हुए हैं। देखो सर ऊपर है CH3, इधर है OH, लेकिन सर ये दोनों समूह तो देखो या दोनों परमाणु देखो एक जैसे हो गए, तो इससे 4 अलग अलग समूह नहीं है। तो मतलब सर यहां पे दूसरी कंडीशन पूरी नहीं हुई। पहली कंडीशन थी सर sp3 संकृत होना, और दूसरी थी सर उस sp3 संकृत केंद्र से 4 अलग अलग समूह जुड़े हों। ये दोनों कंडीशन जब पूरा होंगी तो उस केंद्र को क्या बोलोगे तुम? किरेल केंद्र बोलोगे। तो सर हम क्या बोलेंगे? यहां पे किरेल केंद्र नहीं है। क्या बेटा ये कार्बन किरेल केंद्र का कार्य कर सकता है? तुम कहोगे नहीं सर। क्यों? भले ही इसका भी संकर्ण sp3 है, लेकिन साफ साफ दिखाई दे रहा है सर इससे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, और हमने बोला क्या? किरेल केंद्र का कार्य वही करेगा जो sp3 संकृत हो और केंद्र परमाणु से 4 अलग अलग समूहों से जुड़ा हो। तो सर यहां पे तो ये तीनों ही एक जैसे हो गए। 4 अलग अलग कहां पे है इसके पास? 3 एक जैसे, तो मतलब दूसरी कंडीशन हो गई नहीं। तो यहां पे तुम क्या बोलोगे? यहां पे किरेल केंद्र, यहां पे किरेल केंद्र नहीं है। और जिसमें किरेल केंद्र नहीं है बेटा, इस वजह से ये क्या हो जाएगा बेटा मेरे पास? प्रकाशीय आक्रिय। तो ये भैया क्या बन गया? प्रकाशीय आक्रिय। लेकिन सर अब नीचे वाली में आओ, यहां पे इस नाइट्रोजन को देखा, ये भी sp3 संकृत है। पहले तुम ये देख लो इस अणु के अंदर कितने ऐसे परमाणु हैं जो sp3 हैं। ये भी sp3 है भैया कार्बन, और यहां पे ये दोनों ही कार्बन क्या होंगे सर? sp3। इसको ऐसे लिख दूं, इसको भैया थोड़ी देर के लिए कैसे लिख दूं बेटा? C2H5 को CH2 CH3। आप कहोगे हाँ सर लिख सकते हैं। तो बेटा ये कार्बन भी sp3, ये कार्बन भी sp3। तो सर sp3 वाले ही हमें क्या चाहिए होते हैं? संकरण वाले। अब सर एक एक करके देखते हैं। क्या बेटा इस कार्बन से मेरे 4 अलग अलग समूह जुड़े हो? नहीं सर। 3 हाइड्रोजन एक जैसे हो गए, तो मतलब ये किरेल केंद्र का कार्य नहीं करेगा। क्या ये कार्बन किरेल केंद्र का कार्य कर सकता है? तुम कहोगे नहीं सर। क्यों? क्योंकि इससे 2 हाइड्रोजन एक जैसे लग गए सर, और हमें तो चारों अलग अलग चाहिए थे। या तो 2 हाइड्रोजन एक जैसे लेके बैठा है, तो ये भी किरेल केंद्र नहीं, ये भी किरेल केंद्र नहीं, क्योंकि सर तीनों हाइड्रोजन एक जैसे। लेकिन सर ये नाइट्रोजन क्या हो जाएगा? किरेल केंद्र। क्यों? क्योंकि सर इसके लिए एक समूह है CH3, एक समूह है हाइड्रोजन, और एक समूह है CH2 CH3, और चौथा समूह है बेटा लॉन पेयर। लॉन पेयर को भी बेटा यहां पे एक समूह माना जाता है। तो सर इससे चारों अलग अलग समूह हैं, एक लॉन पेयर, एक मिथाइल समूह, एक हाइड्रोजन, एक इथाइल। तो ये क्या काम कर गया बेटा मेरे पास? एक किरेल केंद्र का। और बेटा हम बोलते हैं ये अगर किसी अणु में केवल एक किरेल केंद्र हो तो वो किसका कार्य करता है? प्रकाशीय सक्रिय का होगा। ठीक है, तो ये नोट डाल के लिखना, ये नोट डाल के लिखना मेरे बच्चे। जिस अणु में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस अणु में केवल एक किरेल केंद्र हो, वह हमेशा प्रकाशीय सक्रिय होगा। ये है तुम्हारा आज का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये तुमने पहले भी पढ़ा है भाई, ये तुमने पहले भी पढ़ा है मेरे बच्चे। ठीक है, और बेटा तुम्हें ये चीज आनी चाहिए कि किरेल केंद्र किसे कहते हैं? सर sp3 संकृत हो कोई परमाणु, और उस परमाणु से 4 अलग अलग समूह जुड़े हों, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? किरेल केंद्र कहते हैं। और यदि किसी यौगिक के अंदर या किसी अणु के अंदर केवल एक किरेल केंद्र हो या एक कायरल केंद्र हो, तो वो यौगिक हमेशा क्या होगा बेटा? प्रकाशीय सक्रिय होगा। क्या होगा मेरे बच्चे? प्रकाशीय सक्रिय हो जाएगा। आप कहेंगे सर ठीक है, सर ठीक है। अब जरा क्वेश्चंस की तरफ बढ़े क्या? सबसे पहले तो ये बताओ, सबसे पहले तो मेरे बच्चे ये बताओ कि जितना मैंने आपको ये बतलाया है, जितना मैंने आपको ये बतलाया, क्या ये चीज समझ में आ गई है? अगर तुम्हें ये चीज समझ में आ गई है, बे समझ में क्या थी? तो 11th में भी पढ़ के आए हो तुम, मैंने कोई नई बात नहीं बताई है बेटा, ये तो स्कूल लेवल पे भी पढ़ाई जाती है।
11वीं में स्कूल्स में भी पढ़ाई जाती है। अगर तुम्हें यह बात समझ में आई है ना तो बेटा जल्दी से चैट बॉक्स में अपना धड़कता हुआ दिल भेज दो। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं सर थोड़ी सी कमी रह गई है तो भैया यहां पर आग लगा दो। जिनको ये लगता है भैया अच्छे समझ में आ गई है तो बेटा वो क्या करो, अपना धड़कता हुआ दिल भेजो, वरना भैया चैट बॉक्स में आग लगा दो। चलो भैया अब क्वेश्चंस पे चलेंगे, फिर क्वेश्चंस पे चलेंगे। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये संकर्ण कैसे निकालता है। बेटा संकर्ण के लिए तो तुम्हें क्या देखना पड़ोगे, तुम्हें भैया आयुषी देखनी पड़ेगी। मतलब तुम्हें संकर्ण नहीं आता बेटा, फिर तो भैया बहुत ही घातक स्थिति में हो मेरे बच्चे। तुम तो भैया घातक हो, दिल जले हो फिर तो एकदम से तुम भैया, तुम तो भैया रिस्क टेकर हो भाई, ऐसी खतरनाक चीज। वाह भैया वाह वाह, ज्यादातर बच्चों को समझ में आ रहा है। कुछ बच्चे हैं जो आ गए, अरे सर हम तो कहेंगे हमें तो नहीं आया, हमें नहीं पढ़ना आपसे, हमें नहीं आ रहा कुछ ही समझ में, हम तो यही दवाएंगे। अरे कोई बात नहीं भाई, तुम्हें भी बताऊंगा, तुम्हें भी पढ़ा के रहूंगा, चिंता मत करो, तुम्हें भी पढ़ाऊंगा। चलो भाई चलो, आ गया है, आ गया है सर, समझ में आ गया है। तो चलो भाई अब जरा क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा भाई तुम्हें, इसके लिए चलो भैया मैं, अरे ई का हुआ, 45 सेकंड का समय देता हूं, जल्दी से मुझे इसका आंसर दो। निम्नलिखित यौगिकों में कायरल कार्बनों की संख्या, तुम्हें बताना भाई कौन सा, इसमें कितने कायरल कार्बन है, इसमें कितने कायरल है, इसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं। तुम्हें मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को करके, तुम्हें जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताऊंगा मेरे बच्चे, मजा आ जाएगा। और मैं तुम्हें फिर बोल रहा हूं, ये तो अभी तुम्हें बहुत नॉर्मल सा सवाल दिया है, फिर इसको जेई मेंस वाले सवालों तक लेके जाऊंगा मैं। जेई मेंस ये तुम्हारा नीट लेवल है, ये नीट लेवल का है, उसको फिर हम जेई मेंस तक उठाएंगे। इसके अंदर भी भाई जेई मेंस पे सवाल पूछा, कायरल कार्बनों की संख्या बताओ। इसका आंसर दीजिए बेटा मुझे। तुम्हें यहां पे फिर एक बेहतरीन तरीका सिखाऊंगा, चिंता मत करो बेटा, मैं बैठा हूं ना, मैं बैठा हूं भाई, तुम्हें सॉल्व करना सिखा दूंगा और तुम खुद कहोगे हाँ सर अब मजा आ गया है। लेकिन बस कंडीशन ये है कि बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी। चलो भाई खत्म हो गया है, तो इसका सही जवाब मैं दे देता हूं आपको। ठीक है, ओके, 1 2 3 4, ठीक है, इसका आंसर है बेटा ए। सिर्फ 36% बच्चों ने सही जवाब दिया है, जो 40% बच्चे, बेटा ज्यादातर बच्चे मतलब गलत जवाब पे जा रहे, सिर्फ 36% बच्चों का ही सही आया है, ठीक है। ओके मेरे बच्चे, अब जरा सुनना भाई, ये सवाल करवाने से पहले मैं तुम्हें कुछ बातें बतला दूं, क्लियर कर दूं कि यहां पे तुम कैसे ढूंढोगे, यहां पे तुम कैसे ढूंढोगे भाई साहब, क्या कि कायरल केंद्र कैसा है, कायरल केंद्र कैसा है। जरा एक बात सुनना, जरा एक बात सुनना भाई, इधर ही देखना यहीं पे। बेटा मान लो मैंने तुम्हारे सामने ये चीज लिखी कार्बन, यहां पे लिखा बेटा मैंने CH3, यहां पे लिख दिया मान लो OH, यहां पे लिख दिया फ्लोरीन, यहां पे लिख दिया ब्रोमीन, और मैंने कहा बताओ भाई क्या इस अणु के अंदर कोई कायरल केंद्र है। तो तुम फटाक से बता सकते हो, कहोगे हाँ सर ये बैठा बीच में कार्बन, ये कायरल केंद्र है। क्यों है सर, क्योंकि सर इसकी संकर्ण देखोगे तो sp3। याद रखो बेटा, अगर तुम्हें कोई ऐसा कार्बन दिखाई दे जिसने 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं तो उसका संकर्ण हमेशा sp3 होता है। गौर से सुन लो इन बातों को, ये 11वीं में तुम्हें आईओसी में बताई जाती है। अगर किसी ने नहीं पढ़ी 11वीं में तो भाई इन बातों को लिख लो। अगर कार्बन ने 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए हों, 4 सिग्मा बॉन्ड, तो उसका संकर्ण हमेशा क्या होता है बेटा, sp3 होता है। तो देखो इस कार्बन ने 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए तो sp3, पहली कंडीशन पूरी कर दी सर इसने, किसकी, किरेल केंद्र बनने की। अब हमने देखा सर इससे चारों अलग अलग समूह लगे हुए हैं, एक मिथाइल, एक OH, एक फ्लोरीन, एक ब्रोमीन, तो चारों अलग अलग हुए, तो सर ये क्या बन गया, किरेल केंद्र। बेटा किरेल केंद्र को दर्शाने का तरीका क्या होता है, उसके ऊपर ये स्टार सा बना देते हैं। जिस परमाणु के ऊपर ये स्टार बना दिख जाए ना, समझ जाओ किरेल केंद्र का कार्य कर रहा है। तो इसको तो पहचानना तुम्हारे लिए बहुत आसान था, इसको पहचानना तुम्हारे लिए बहुत ही आसान था, ठीक है। ओके सर, अब जरा आओ थोड़ा सा लेवल अप करते हैं। ज्यादातर बच्चों को ये चीज आती होगी भैया, जिन्होंने 11वीं में अच्छे से पढ़ के आए ना, जो पेप सर से और मोहन सर से, उनको आती होगी। जो नहीं पढ़े होंगे बेटा वहां पे भी अच्छे से, तो भैया अच्छे से समझ लो बेटा, मैं फिर कह रहा हूं इनके बिना तुम्हारा कार्य नहीं चलेगा 12th के अंदर,
क्योंकि मैं फिर बोलूंगा बेटा देखो ये किरेल केंद्र, फिर तुम सिर खुजलो, अरे सर ये कैसे किरेल केंद्र हो गया सर, पता ही नहीं चल रहा है। फिर वहां पे सब क्या होगा बेटा, मिट्टी डल जाएगी, मिट्टी डल जाएगी, और फिर तुम कहोगे अरे सर समझ में। फिर मैं कहूँ बेटा जाके पहला लेक्चर देखो, समझाया है मैंने, समझाया है, ठीक है, आ जाओ। अब बेटा मान लो मैंने तुम्हारे सामने क्या लिखा, ये रखा, और मैंने कहा भाई, और ये बना दिया ऐसे, मैंने कहा बताओ भाई यहाँ कितने किरेल केंद्र हैं। तो भैया अब तुम्हें इस संरचना को देखना आना चाहिए। कैसे सर, देखो सबसे पहले तो तुम वो परमाणु चिन्हित कर लो जिनका संकरण sp3 है। देखो ये कार्बन sp3 है भाई, सबको पता है, इसने 4 बॉन्ड बनाए हो सिग्मा, एक ऊपर एक इधर एक इधर, और जो एक बॉन्ड नहीं दिख रहा बेटा वो हाइड्रोजन के साथ बना हुआ है। तो यार दिखा देता हूं, ये हाइड्रोजन के साथ बना हुआ है। तो सर इस कार्बन ने भी 4 बॉन्ड बनाए हुए, देखो एक सिग्मा इधर एक सिग्मा इधर, और 2 हाइड्रोजन से सर, यहां पर भी 2 हाइड्रोजन है सर, यहां पर भी 2 हाइड्रोजन है सर, यहां पे केवल एक है सर, यहां पे केवल एक है। मैंने आप लोगों को क्या कहा था अभी अभी कि सर sp3 संकृत होने के लिए कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए, 4। तो तुम बताओ भाई, ये वाला कार्बन भी sp3 है क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं, ये वाला भी sp3 है, ये वाला भी sp3 है, ये वाला भी sp3 है। लेकिन सर ये दोनों कार्बन sp3 नहीं है, ये तो sp2 हैं। अगर कोई कार्बन एक डबल बॉन्ड बना रहा है, कोई एक कार्बन, देखो इस कार्बन ने क्या किया बेटा, डबल बॉन्ड बनाया। तो जब भी कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है तो उसका संकरण कभी भी sp नहीं होता भैया, ओ sp3 नहीं होता बेटा, या तो sp2 होगा या sp होगा। तो ये sp3 नहीं है, तो मतलब ये दोनों कार्बन किरेल केंद्र का कार्य नहीं कर सकते। किरेल केंद्र का कार्य करने की क्षमता केवल इन कार्बनों में है क्योंकि ये sp3 है सर, क्योंकि यहां के कार्बनों ने 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं। किसी भी कार्बन को गिन लो, इसको गिनो सर, एक ऊपर सिग्मा एक इधर है और 2 हाइड्रोजन से है सर, तो 4 सिग्मा। अब सर दूसरी कंडीशन देखो, दूसरी कंडीशन क्या थी कि sp3 संकृत परमाणु से क्या जुड़ा होना चाहिए, 4 अलग अलग समूह। तो सर सबसे पहले इस कार्बन को देखो, क्या ये कार्बन किरेल होगा, तुम कहोगे नहीं सर। क्या सर ये sp3 तो है लेकिन इससे 4 अलग अलग समूह नहीं है सर, 2 हाइड्रोजन समान है, तो ये मेरा क्या नहीं हो सकता मेरे बच्चे, किरेल केंद्र। क्या ये वाला होगा, तुम कहोगे नहीं सर, यहां पे भी दोनों हाइड्रोजन समान आ गए, क्या ये वाला किरेल केंद्र होगा, नहीं सर, क्योंकि इससे भी 2 समान हाइड्रोजन लग गए, हमें तो 4 अलग चाहिए थे। तुम्हें अगर 2 चीजें भी समान दिख जाएं sp3 संकृत परमाणु पर या केंद्र पर, वो किरेल केंद्र नहीं हो सकता। अब इससे पूछो भाई क्या ये वाला होगा क्या। अब तुम्हें देखना यहां पे किस प्रकार से देख रहा हूं मैं। तुमने इस कार्बन से पूछा बता भाई तेरे साथ इस पीले बॉन्ड के साथ कौन जुड़ा हुआ है, तो ये कहेगा हाइड्रोजन। तुम कहोगे अच्छी बात है, बढ़िया है। कहेगा और बता भाई कार्बन तुझसे ऊपर कौन जुड़ा हुआ है, तो ये क्या जुड़ा हुआ है बेटा, इसको दिखाने का तरीका क्या होता है, CH3। कहेगा भाई एक मिथाइल समूह जुड़ा हुआ है मुझसे, और एक क्या जुड़ा हुआ है बेटा, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तुम कहोगे ठीक है भाई, क्या तेरे पास 2 अलग अलग समूह हो गए हैं मेरे भाई। कहता 2 अलग अलग और कर दे, हम तुम्हें किरेल कार्बन का टैग दे देंगे, हम तुझे किरेल कार्बन की उपाधि दे देंगे। ये खुश हुआ, इसने कहा कि बता भाई तेरे दाईं तरफ कौन जुड़ा हुआ है, तो इसने कहा एक ऐसा कार्बन जुड़ा हुआ है जिससे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। कहा इसने ठीक है भाई। इसने कहा बता भाई कार्बन तेरे बाईं तरफ कौन जुड़ा हुआ है, तो इसने कहा एक ऐसा कार्बन जुड़ा हुआ है जिससे केवल एक हाइड्रोजन जुड़ा है और एक पाई बॉन्ड। तो जल्दी से बताओ मेरे बच्चे, ये दोनों समूह तो साफ साफ पता चल रहे हैं अलग अलग हैं। क्या ये दोनों कार्बन अलग अलग हैं या एक जैसे हैं, तो तुम कहोगे सर अलग हैं। क्यों, क्योंकि ये वाला कार्बन इधर एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो 2 हाइड्रोजन लेके बैठा है, और यहां पे ये वाला कार्बन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो केवल एक हाइड्रोजन और पाई बॉन्ड लेके बैठा है। तो ये कार्बन अलग, ये कार्बन अलग, क्योंकि सर यहां पे हाइड्रोजनों की संख्या अलग है। या फिर ये देख लो कि सर इस कार्बन ने तो केवल सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, ये सिग्मा के साथ पाई भी बना रहा है। तो ये दोनों कार्बन इस कार्बन के लिए अलग अलग समूहों का कार्य करेंगे। तो हम क्या कहेंगे कि केवल यही कार्बन किसका है बेटा मेरे पास, किरेल केंद्र बनने की क्षमता रखता है। तो इसके अंदर केवल एक किरेल केंद्र है। समझे क्या, आप कहोगे हाँ सर
समझ में आ गई है ये बात समझ में आ गई है। अब जरा देखो, इस क्वेश्चन पे आऊंगा मेरे बच्चे, चिंता मत करो, लेकिन मैं तुम्हें थोड़ा सा भी प्रोसेस समझा दूं। अभी जरा एक और प्रोसेस पे आओ भाई। मैं तुम्हें अभी एक और एग्जांपल देता हूं। मान लो ये लिखा बेटा मैंने, जरा सुनते हुए चलना। ठीक है, चलो भाई। अब सबसे पहले मुझे एक बार इसका जवाब देने की कोशिश करना। मैं तुम्हें यहां ऑप्शन दे रहा हूं एक बार, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। तुम्हें यहां बताने किरेल केंद्र की संख्या कितनी है, 1, 2, 3 या फिर इनमें से कोई, या फिर मैं ऐसा लिख देता हूं कि यहां कोई किरेल केंद्र ही नहीं, 0 किरेल केंद्र है। जरा बेटा, जरा मेरे बच्चे मुझे इस क्वेश्चन का जवाब, चलो 45 सेकंड का ही समय तुम्हें देता हूं, लो इसका बताओ बेटा एक बार। तुम्हें फिर यहां से आइडिया चल जाएगा, फिर उसके बाद ये वाला करके तुम्हें ये वाली चीजें समझ में आ जाएंगी। फिर अगर ये वाला तुमने कर दिया, ये मैं समझाऊंगा, चिंता मत करना, अच्छे समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा। और मैं फिर कह रहा हूं बेटा, ये तुम्हें लग रहा होगा कि सर हलवा सवाल करवा रहे हो, बेटा मैं फिर कह रहा हूं भाई, जब तुम्हारे सामने और अच्छी बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर पटक दूंगा ना, तब तुम्हें लगेगा कि भाई सर ये कैसा सवाल आ गया, सर इसमें तो दिमाग लग गया, मतलब जल्दी जल्दी करना है। देखने में आसान है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर बहुत सारी लंबी सी पटक दो, फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है चीजें निकालनी। देखते हैं कितने बच्चे जवाब दे पाते हैं। पोल नहीं आ रहा बेटा, पोल तो आ रहा है, देखते हैं कहते हैं। देखो गलत हो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे परवाह नहीं है अगर तुम यहाँ पे इस सवाल को गलत कर दोगे, लेकिन अपने दिमाग से जवाब देना, क्योंकि अभी गलती करके उसको सुधारने का मौका है तुम्हारे पास। मैं उसको सुधार सकता हूं, बेटा नहीं ये नहीं है, ये है और ऐसा क्यों है वो भी एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अगर तुम कोई जवाब ही नहीं दे रहे हो, सिर्फ ये कहने सर समझ नहीं आ रहा, तो बेटा इसका मतलब तुम एफर्ट नहीं मार रहे हो, फिर दिक्कत वाली बात है। ठीक है, फिर दिक्कत वाली बात है। तो बेटा इसका सही जवाब होगा बी। 43% बच्चों ने सही जवाब दिया, अभी भी 50% बच्चे भी नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, ठीक है, ओके 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 ओके। चलो भाई, अब जरा शांति से सुनना मेरे बच्चे इसका कॉन्सेप्ट। अब देखो 50% बच्चे भी अगर सही जवाब नहीं दे पा रहे तो मतलब ज्यादातर बच्चों को कॉन्सेप्ट आता ही नहीं है। तो कॉन्सेप्ट सीखो, कॉन्सेप्ट सीखो भाई। अब भैया सबसे पहली चीज, आ जाओ सर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ बेटा। सबसे पहली चीज तो तुम्हें क्या देखनी है कि सर यहाँ पे ऐसे कितने परमाणु हैं। मैं अगली अगली स्लाइड पे समझा दूं, ये अगली स्लाइड पे समझा दूं, बीच में एक बड़ा बड़ा सा बना लेता हूं ऐसे, मैं एकदम 1 मिनट दीजिए बस मुझे। यहाँ पे बना लेता हूं बेटा एक बड़ा सारा, यहाँ पे ऐसे लगाया था सर, और यहाँ पे लगाया था हमने OH, और मैंने कहा था भाई यहाँ पे किरेल केंद्रों की संख्या बताओ। तो बेटा जब भी तुम्हें कोई वलय दिखाई दे, ठीक है, और उस वलय के अंदर तुमसे पूछे किरेल केंद्र की, इस पूरे यौगिक में, एक वलय वाले यौगिक में तुमसे किरेल केंद्र पूछे, तो सबसे पहले ऐसे परमाणुओं को चिन्हित कर लो जिनका संकर्ण sp3 है। तो बेटा ऊपर भी एक कार्बन है जिसको हम CH3 के रूप में दिखा सकते हैं, सुनते हुए चलना। ये एक कार्बन, कार्बन 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 कार्बन, और ये वाला ऑक्सीजन भी क्या है बेटा, sp3 संकृत है। अब इतना तो पता होना चाहिए। कैसे पता चला सर, ये देखना भाई, तुमने जल पढ़ा है ना, मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। जल की संरचना यही तो होती है कि सर ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर और 2 हाइड्रोजन, तो ये sp3 संकृत होता है। बस मैंने क्या सर, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर अभी भी है सर, 1 हाइड्रोजन भी है, बस 1 हाइड्रोजन हटा के मैंने लगा लो ये वाला समूह जोड़ दिया, तो अभी भी sp3 है, अभी भी sp3 है। तो सर मैंने सारे sp3 परमाणु चिन्हित कर लिए। क्या ये sp3 होने से कायरल कार्बन हो जाएंगे? तुम कहोगे नहीं सर, अब कायरल होने के लिए sp3 के साथ साथ उन परमाणुओं पे क्या होना चाहिए मेरे बच्चे, 4 अलग अलग समूह। तो सर आ जाओ, क्या बेटा ये वाला कार्बन हमारा किरेल कार्बन होगा? तुम कहोगे नहीं होगा, क्योंकि इससे 3 देखो एक जैसे लग गए। क्या ये वाला कार्बन किरेल होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर
हमें साफ साफ दिख रहा है इस वाले कार्बन से दो समूह एक जैसे हैं हाइड्रोजन। क्या ये किरेल कार्बन होगा क्या? नहीं सर, ये भी नहीं, क्योंकि दोनों समूह एक जैसे। क्या ये होगा क्या? नहीं सर। क्या ये वाला है क्या? ये देखना पड़ेगा। लेकिन ये वाला भी कभी भी नहीं होगा। क्या ये वाला है क्या सर? ये देखना पड़ेगा। अब इतना तो पक्का है मेरे बच्चे, ना तो ये किरेल कार्बन है, ना ये किरेल कार्बन है, ना मतलब किरेल केंद्र है, ना ये किरेल केंद्र है, ना ये किरेल केंद्र है। अब मेरे पास केवल दो ही, ना ये किरेल केंद्र है भाई। क्यों? क्योंकि सर इससे देखो ना, दो लोन पेयर एक जैसे ही तो लगे हुए हैं, ठीक है? तो ये ऑक्सीजन भी किरेल केंद्र का कार्य नहीं कर सकता। तो इसका मतलब अब इन्हीं दो पे बेटा उम्मीद टिकी हुई है। किस पे? एक इस वाले कार्बन पे और एक इस वाले कार्बन पे, कि भैया ये क्या हो सकता है? किरेल केंद्र। तो अब कंडीशन क्या देखनी है? चार अलग अलग समूह। सबसे पहले बेटा मैं इसके पास गया। किसके पास सर? इस वाले कार्बन के पास। और इससे पूछा कि भाई बता, क्या तुझसे क्या अलग अलग चार चार समूह लगे हुए हैं? तो ये हमें बताने लगा। ये कहता भाई मुझसे एक हाइड्रोजन जुड़ा है, मुझसे एक CH3 जुड़ा है। तो हमने कहा चल ठीक है, दो अलग समूह हो गए तेरे पास, अब दो अलग समूह और दिखा दे हमें, तो तुझे हम किरेल केंद्र का खिताब दे देंगे। तो भाई इसने कहा कि भाई मेरे इधर है CH2, एक ऐसा कार्बन जिससे दो हाइड्रोजन जुड़े हैं, और इधर भी क्या है बेटा? एक ऐसा कार्बन जिससे दो CH2 हाइड्रोजन जुड़े हैं। तो ये दोनों कार्बन एक जैसे हो गए, ये दोनों कार्बन एक जैसे हो गए। तो तुम क्या कहोगे कि सर नहीं, ये तो एक जैसे हैं, दो अलग अलग समूह नहीं है, तो ये किरेल केंद्र नहीं है। मैंने कहा नहीं भाई थमो, इतना जल्दी नहीं करना है बेटा। तुम्हें याद क्या रखना है, जब भी वलय दिया हो और तुम्हें दिखे कि भाई उस वलय के बाईं तरफ भी सेम कार्बन लगा हुआ है और दाईं तरफ भी सेम कार्बन लगा हुआ है, ये सेम कैसे हुए बेटा? इस कार्बन से भी दो हाइड्रोजन जुड़े हैं, इस कार्बन से भी दो हाइड्रोजन। तो एक बार उनसे अगले वाले कार्बन पे क्या मार लेना? नजर मार लेना। कैसे नजर मार लेना? कि सर तुमने देखा ये दोनों सेम हैं, ये आगे एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिससे आगे भी दो हाइड्रोजन जुड़े हैं, लेकिन सर ये कार्बन एक ऐसे कार्बन से आगे जुड़ा है जिससे एक हाइड्रोजन जुड़ा है, एक OH जुड़ा है। तो इसका मतलब ये आगे जिस कार्बन से जुड़ा है, ये आगे जिस कार्बन से जुड़ा है, ये दोनों कार्बन क्या है बेटा मेरे लिए? अलग अलग हैं। क्या है मेरे बच्चे? अलग अलग हैं। तो सर तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि भाई साहब ये वाला जो रास्ता है, कौन सा रास्ता? देखो ये वाला, ये वाला जो रास्ता है ये एक अलग रास्ता है। अब रास्ता क्यों कह रहा हूं जरा समझना भाई, तुम्हें थोड़ा सा समझ। और ये रास्ता बेटा मेरे पास एक अलग रास्ता है। अब ये रास्ते का क्या सीन है सर? बेटा वलय वालों के अंदर तुम्हें ऐसे ही देखना पड़ेगा। अब कैसे? जरा सुनना बात को, अब जरा बात को सुनना, मैं तुम्हें समझा रहा हूं। बेटा जब भी तुम्हें वलय के परमाणु को ये देखना है कि भैया वो किरेल केंद्र है या नहीं, तो इससे चार अलग अलग समूह देखो। तो सर दो समूह तो मुझे दिख गए। अब सर ये देखो, तुम यहां पर खड़े हो, तुम इस रास्ते इस केंद्र पे खड़े हो, तुम भैया अब क्या करो, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो इस रास्ते से जाओ या इस रास्ते से जाओ। एक दोस्त था, मान लो दो दोस्त थे, सॉरी दो दोस्त थे, एक दोस्त इस रास्ते से गया, एक दोस्त इस रास्ते से गया। जब पहला दोस्त यहां पे पहुंचा तो उसने कहा भाई मुझे एक CH2 मिला है। तो दूसरा दोस्त यहां पहुंच गया तो उसने भी कहा भाई मुझे भी रास्ते में एक CH2 मिला है। फिर ये आगे बढ़े, इस वाले दोस्त को फिर से यहां पे क्या मिला? एक CH2, एक कार्बन जिसपे दो हाइड्रोजन मिले हैं। तो भैया ये वाला दोस्त जब यहां पहुंचेगा ये फिर से क्या कहेगा कि भाई मुझे एक और ऐसा कार्बन मिला जिसपे दो हाइड्रोजन है। तो ये वाला दोस्त जब यहां पहुंचेगा तो ये चिल्लाकर इसे क्या कहेगा कि भाई मुझे तो एक ऐसा कार्बन मिला है जिसपे एक हाइड्रोजन है और एक OH है। तो भैया इस वाले दोस्त के लिए ये रास्ता, इस वाले दोस्त के लिए ये रास्ता, दो अलग अलग रास्ते हो गए ना, क्योंकि अलग अलग लोग मिल रहे हैं। यहां पे इसको क्या मिला चलते हुए? एक CH2, एक CH2। यहां से अगर इस रास्ते से गए तुम तो इससे क्या मिला तुम्हें? एक CH2 और एक ऐसा कार्बन जिसपे एक हाइड्रोजन है, एक OH है। तो इस रास्ते को देखो बस। अगर ये रास्ते तुम्हें कहीं पर भी अलग अलग मिल जाएं, अलग अलग मिल गए भाई, तो तुम क्या बोल दोगे कि सर ये रास्ता अलग, ये रास्ता अलग। रास्ता अलग होने का मतलब क्या हो गया सर? कि ये समूह अलग होगा, अब ये समूह अलग होगा।
समझे बात को, समझे कि नहीं समझे? अभी और एग्जाम्पल होंगे ना तो पल्ले पड़ जाएगा। तो इसका मतलब सर अब ये वाला एक अलग समूह जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, और ये वाला एक अलग समूह, तो 4 अलग अलग समूह हो गए सर। तो ये एक किरेल केंद्र हुआ, ये एक किरेल केंद्र हुआ। आप कहोगे सर बहुत बढ़िया बात है। चलो सर अब इस वाले कार्बन को देखो भाई, क्या ये किरेल केंद्र का कार्य कर सकता है? मैंने कहा भाई निकाल के देखते हैं। इस कार्बन से पूछा कि भाई बता तेरे साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है, तो इसने कहा भाई एक हाइड्रोजन और एक OH, तो 2 अलग समूह हमें मिल गए सर। लेकिन भाई अब इसने कहा, अब मान लो वही, अब यहां पे तुम खड़े हो, अब इस रास्ते से जा सकते हो और इस रास्ते से जा सकते हो। जब पहला दोस्त इस रास्ते से चल के यहां पहुंचा तो उसे क्या मिलेगा? एक ऐसा कार्बन जहां पे क्या है बेटा, 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, फिर यहां से जो रास्ते पे गया उसको क्या मिला बेटा? यहां पे एक ऐसा कार्बन जिसपे 2 हाइड्रोजन है। तो वो यहां पे नहीं रुके, उन्हें आगे भी कार्बन दिखाई दे रहा, वो वहां बढ़ गए। तो ये आगे बढ़ा, इसे फिर से क्या मिला? एक ऐसा कार्बन जिसपे 2 हाइड्रोजन है। और जब ये आगे इस रास्ते पे बढ़ा सर, यहां पे क्या मिला उसे? एक ऐसा कार्बन जिसपे 1 हाइड्रोजन लगा है, 1 CH3। तो भैया यहां से जो दोस्त गया इस रास्ते पे उसके लिए रास्ता अलग है, और यहां से जो दोस्त गया उसके लिए रास्ता कुछ अलग चल रहा है। क्यों? क्योंकि सर वहां पे उसे क्या मिल रहे हैं? यहां पे एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन। लेकिन इस वाले दोस्त को केवल एक ही ऐसा कार्बन मिला जिसपे 2 हाइड्रोजन है, और दूसरा कार्बन कैसा मिला? जिसपे 1 हाइड्रोजन है, 1 CH3। तो ये रास्ता अलग, ये रास्ता अलग। रास्ता अलग होने का मतलब ये दोनों समूह अलग अलग कहलाएंगे अब इस कार्बन के लिए। तो ये भी क्या हो गया बेटा मेरे लिए? एक किरेल केंद्र। तो इसीलिए हमने बोला था केवल 2 ही किरेल केंद्र हैं यहां पर, 2 ही किरेल केंद्र है। अब जरा यहां पर आ जाओ, इसको समझाता हूं, जरा इसको समझा देता हूं बेटा ये कैसे करना है। सबसे पहले तो तुम्हें क्या निकालना है मेरे बच्चे? सर ये पता लगाना है कि यहां पे कितने मेरे पास sp3 कार्बन है। तो सर ये सारे के सारे क्या है मेरे पास? sp3 कार्बन है। तो सर sp3 वाली कंडीशन पूरी कर रहे हैं। अब सर उन कार्बनों को हटा दो जिन पे 2 समान समूह तुम्हें दिख रहे हैं। तो तुम कहोगे सर हमें तो सर इस कार्बन पे भी 2 समान समूह दिख रहे हैं, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी। क्योंकि सर हर जगह क्या है? यहां पे 2 हाइड्रोजन है ना भाई, हर एक कार्बन पे। इन पे यहां पे भी 2 हाइड्रोजन, यहां पे भी 2 हाइड्रोजन, लेकिन इस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन है, 1 CH3 है। तो इसका मतलब क्या हुआ मेरे बच्चे? कि ये वाला जो कार्बन है ये कार्य कर सकता है किरेल केंद्र का। तो अब इससे पूछना पड़ेगा भाई कि तेरे पास क्या 4 अलग अलग समूह हैं? तो इससे पूछा, तो इसने कहा भाई मेरे साथ 1 CH3 जुड़ा हुआ है, 1 हाइड्रोजन। तो कहता भाई ये ठीक है, हमें तो इधर बता वलय के अंदर क्या तुझसे 2 अलग अलग और जुड़े हुए हैं? हाँ भाई। तो वही कहानी, हम इस रास्ते से चले, एक दोस्त ऊपर की तरफ, एक दोस्त नीचे की तरफ। तो क्या हुआ सर? जब ये 2 दोस्त एक ही जगह से निकले तो सर ऊपर से जो नीचे की तरफ आ रहा है उसे कैसा कार्बन दिखा? जिससे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। जो ऊपर की तरफ गया उसे भी कैसा कार्बन मिला? जिससे 2 हाइड्रोजन। तो ये दोनों क्या मिले सर? दोनों को एक जैसी चीज मिली। तो ये भी आगे बढ़ा, ये भी आगे बढ़ा। ठीक है सर, कब तक आगे बढ़ते रहना है? जब तक तुम्हें कोई चीज अलग ना मिल जाए। ठीक है, तो सर जैसे ये आगे बढ़ा तो इसको फिर से एक ऐसा कार्बन मिला जिससे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और इसको भी क्या मिला सर? एक ऐसा कार्बन मिला जिससे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो फिर से दोनों को एक जैसी चीज मिल गई। तो सर ये आगे बढ़ा, ये भी आगे बढ़ा। तो सर अब ये दोनों देखो एक ही कार्बन पे तो आके मिल गए हैं। तो इसको भी यहां पे वही कार्बन मिल रहा है ऊपर वाले को जो नीचे वाले को मिल रहा है। तो सर इसका मतलब क्या हुआ कि सर ऊपर वाले रास्ते पर भी वही चीजें मिल रही हैं जो नीचे वाले रास्ते पे मिल रही हैं, और अंत में आके ये एक जगह मिल गए हैं। और उस जगह पे मिलने का मतलब क्या? यहां पे तो दोनों को सेम चीज दिखाई देगी। तो मतलब ऊपर वाला रास्ता भी वही है जो नीचे वाला रास्ता है। ऊपर भी सर कोई फर्क नहीं मिला हमें, नीचे भी कोई फर्क नहीं मिला। तो इसका मतलब सर ये दोनों रास्ते एक जैसे, दोनों रास्ते एक जैसे का मतलब ये 2 अलग अलग समूह नहीं सर, एक जैसे हैं। तो मतलब ये किरेल केंद्र का कार्य नहीं करेगा। तो इसमें कितने किरेल केंद्र हुए सर? 0। तो 0 कहां पे आ रहा है? देखो सिर्फ यहां पे, आंसर तो यहीं से लग गया। लेकिन अभी हम आगे भी देख लेते हैं कि 2 कैसे हुआ सर इसके अंदर। अभी अभी तो किया। देख भाई अब इतना पक्का है सर, जिनके ऊपर ये 2 हाइड्रोजन लगा रहा हूं ना,
ये तो किरेल केंद्र का कार्य नहीं कर सकते। सिर्फ कौन करेगा सर? ये वाले कार्बन जिनके ऊपर एक CH3 है और एक हाइड्रोजन है, तो इन्हीं की चर्चा कर लेते हैं। पहले इस कार्बन को देखा, भाई, क्या ये किरेल केंद्र है? तो इससे एक CH3 है सर, एक हाइड्रोजन है, तो दो अलग समूह तो दिख गए। अब इन दो रास्तों की बात करते हैं, सर ऊपर की तरफ जाएंगे तो पहला कार्बन क्या मिलेगा? जिससे दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं। नीचे की तरफ आएंगे सर इस कार्बन से, तो पहला हाइड्रोजन के कार्बन क्या मिला? जिससे एक कार्बन जुड़ा हुआ है और एक CH3। तो सर पहले ही कार्बन मुझे अलग अलग मिल गए, तो इसका मतलब आगे देखने की अब आवश्यकता ही नहीं। ये रास्ता अलग है, ये रास्ता अलग, तो मतलब इस कार्बन के लिए ये समूह अलग, ये समूह अलग, ये समूह अलग, ये समूह अलग, तो ये क्या हो गया बेटा? एक किरेल केंद्र हो गया। अब सर नीचे वाले को देख लो ऐसे ही, अब नीचे वाले को भी देख सकते हैं ऐसे ही। हमने कहा ठीक है सर, दिखा दो जरा। तो सर इस कार्बन से देखो, एक हाइड्रोजन, एक CH3। अब इस कार्बन से ऊपर की तरफ जाऊंगा तो एक ऐसा कार्बन मिल रहा है सर मुझे जिसपे एक CH3 है, एक हाइड्रोजन है। जब इस कार्बन से नीचे की तरफ आऊंगा तो एक ऐसा कार्बन मिल रहा है जिससे दोनों हाइड्रोजन है। तो भाई ये वाला कार्बन अलग हुआ, ये वाला कार्बन अलग, मतलब ऊपर वाला रास्ता अलग, नीचे वाला रास्ता अलग। तो सर ये दोनों रास्ते अलग हैं, तो ये दो अलग अलग समूह होंगे। तो सर इसका मतलब ये भी किरेल केंद्र है। तो यहाँ पे कितने किरेल केंद्र हुए? दो हुए। कितने हुए मेरे बच्चे? दो हुए हैं। बोलो क्या इतनी चर्चा समझ में आई? आप कहोगे हाँ। मैं फिर कह रहा हूं बेटा, ये चीजें तसल्ली से बैठ के जब तुम खुद देखोगे ना, तुम्हें और अच्छे से समझ में आएंगी। जब ये चर्चाएं तुम खुद देखोगे ना बैठ के, तुम्हें और अच्छे से समझ में आएंगी। आज सवाल दूंगा तुम्हें, आज बहुत सारे सवाल दूंगा तुम्हें घर के लिए, तो आराम से बैठ के देखना। कल फिर जब डिस्कस करूंगा तुम्हें अच्छा अच्छा भाई ये भी था, ये भी था। हाँ, अब आ जाओ इधर। अब इसके अंदर देखना भाई, अब इसको करने के लिए बेटा मैं तुम्हें ना एक बिंदु लिखवाता हूं भाई, एक एक नोट लिखवाता हूं, वो नोट लिखो, फिर तुम्हें यहां पे करने में थोड़ी आसानी रहेगी। क्या क्या? यदि दो अलग 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 कार्बन परमाणु संख्या वाले वलय आपस में जुड़े हों तो दोनों वलय के कॉमन कार्बन परमाणु किरेल केंद्र का कार्य करते हैं। ये है भैया आज का तुम्हारा दूसरा इंपॉर्टेंट बिंदु। क्या लिखा है जरा सुनना और समझना। यहां से देखो, ये ऐसे ऐसे बिंदु क्या करते हैं बेटा, तुम्हें क्वेश्चन को करने में हेल्प करते हैं जल्दी से जल्दी। क्या बोला बेटा? यदि दो अलग अलग कार्बन परमाणु संख्या वाले वलय आपस में जुड़े हों तो दोनों वलय के जो कॉमन कार्बन परमाणु होते हैं ना, वो किरेल केंद्र का कार्य करते हैं। कैसे सर? इधर आ जाओ। अब बेटा जरा एक बार इन दोनों वलय को देखो, तो तुम कहोगे सर ये एक 6 कार्बन का वलय है, और इधर देखोगे तो तुम इसको क्या बोलोगे? 5 कार्बन का वलय बोलोगे। तो दो अलग अलग कार्बन परमाणु वाले वलय आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है सर। और इन दोनों वलयों के बीच में जो कॉमन कार्बन है, कॉमन कौन सा बेटा? ये वाला कार्बन देखो, ये इस वलय में भी लग रहा है, इस वाले वलय में भी लग रहा है। ये वाला देखो सर, ये इस वलय में भी लग रहा है और इस वलय में भी लग रहा है। तो ये जो दो कॉमन कार्बन हुए ना बेटा, अब ये किसका कार्य कर सकते हैं? हमेशा किरेल केंद्र का कार्य कर सकते हैं। किसका कार्य कर सकते हैं बेटा? किरेल केंद्र का कार्य कर सकते हैं।
बेटा, हाँ जी सर आ गई है। अब जैसे इधर आ जाओ, इसको भी हम देख लेते हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। अब जरा सुनना बात को। अब यहां पे थोड़ी सी क्या बेटा ट्रिक है। ट्रिक क्या है सर, ये दोनों तो दिख रहे हैं। देखो मैं क्या बोल सकता हूं बेटा, ये वाला जो वाला है, ये वाला, ये 6 मेंबर वाला है। ऊपर वाला क्या बेटा 5 मेंबर वाला है। तो ये दोनों वलय बेटा जो आपस में जुड़े हुए हैं, जहां पे जो इनके बीच के कॉमन कार्बन है, ये तो किरेल कार्बन है ही, ये तो किरेल कार्बन है ही। लेकिन सर जब इन दोनों की मैं चर्चा करूंगा ना बेटा, इन दोनों की चर्चा करूंगा, तो देखने में लगता है सर ये भी 6 कार्बन का वलय है, ये भी 6 कार्बन का वलय है। लेकिन सर एक फर्क है। क्या फर्क है सर, इस 6 कार्बन के वलय के साथ और कोई वलय नहीं जुड़ा हुआ। लेकिन सर इस 6 कार्बन के वलय के साथ देखो सर क्या बेटा, एक 5 कार्बन का वलय जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब यह हुआ कि ये 6 कार्बन का वलय अलग है और ये 6 कार्बन का वलय इससे अलग है, क्योंकि इसने अपने साथ क्या जोड़ा हुआ है मेरे बच्चे, एक 5 कार्बन का वलय। अगर ये ऐसे दिया होता ना, ऐसे देखो, ये स्ट्रक्चर ऐसे बनी होती, तो बेटा यहां पे कोई भी किरेल केंद्र नहीं था, तो तुम इन दोनों कार्बन को किरेल कार्बन नहीं बोल सकते थे। क्यों, दोनों वलय एक जैसे हैं सर। अब इनके बीच में चाहे कोई भी कार्बन कॉमन हो सर, वो कभी भी किसका कार्य नहीं करेगा, किरेल कार्बन का। किरेल कार्बन का कार्य कौन से कॉमन कार्बन करते हैं मेरे बच्चे, केवल वो कार्बन जो भैया अलग अलग वलय के जुड़ने से बने हैं। तो सर यहां पे ये 4 कार्बन क्या करेंगे बेटा, किरेल कार्बन का कार्य। इसीलिए आंसर ये आया है, इसीलिए आंसर मेरे बच्चे ये आया है। जैसे जैसे ये बात समझ में आई क्या, जल्दी से बताओ, क्या इतनी चर्चा तुम्हें समझ में आई मेरे बच्चे। ये किरेल कार्बन निकालना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसी के ऊपर आगे के सवाल बनते हैं तुम्हारे, इसी के ऊपर वो हाई लेवल पे इसी को उठाता रहेगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें ये बेसिक आना चाहिए कि किरेल कार्बन कैसे देखें हम, किरेल कार्बन कैसे निकालें भाई हम। अगर तुम्हें ये चीज नहीं आती भाई, तो फिर दिक्कत वाली बात है, फिर दिक्कत वाली बात हो सकती है तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा। ठीक है, एक बार डाउट पे भी नजर मारूं क्या, एक बार भैया तुम्हारे डाउट्स पे भी नजर मार लें क्या। हाँ सर मार लो ना। अरे सर सेकंड वाले में तो 2 CH3 और हाइड्रोजन कार्बन में जुड़े हैं, किसके अंदर बोल रहे हो मेरे बच्चे, सेकंड वाले में तो 2 CH3 और 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं। हाँ बेटा, लेकिन इस कार्बन के लिए सर ये CH3 अलग है, एक समूह और एक हाइड्रोजन अलग है। इस कार्बन के लिए बेटा ये हाइड्रोजन अलग, ये CH3 अलग, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम ठीक बोल रहे हो बेटा, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। सर कितना टाइम खराब हो गया आज तो बेवजह ही। अच्छा जी वाह भैया, न्यूटन का रिश्तेदार, बेटा न्यूटन के पास जाओ ना, फिर यहां क्या कर रहे हो तुम, अपना टाइम क्यों खराब कर रहे हो भाई, न्यूटन के पास जाओ, कैसी बातें कर रहे हो भाई। सर इसमें अलग होंगे तक सर एक ही में 2 किरेल तब कैसे करेंगे सर, अगर अलग अलग हुआ तब। बेटा मैं समझा नहीं, प्रहलाद साहू क्या करे सर, इसमें अलग अलग होंगे तक, किस में अलग अलग होंगे बेटा, बेटा मैं तुम्हारा प्रहलाद अच्छे से पढ़ नहीं पा रही, क्या अलग अलग होंगे सर, 2 वाला समझ नहीं आया, कौन से वाला बेटा, 2 वाला समझ, कोई बात नहीं बेटा और एग्जाम्पल दे दूंगा इसके। अरे वाह श्रेया जी, आपको ये पता नहीं चल रहा बेटा, अरे भाई साहब देखना भाई, एक बच्ची क्या कह रही है, मैं जरा तुम्हें बता देता हूँ, कुछ कह रहे हो बच्चा, छुट्टी है सर आप बहुत अच्छे हैं, ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बच्चे, बहुत बहुत धन्यवाद। छुट्टी दे दो भैया, 7:45 तक क्लास होती है, अभी रुको अभी रुको, अभी तो होमवर्क भी देना है। अभी एक बच्ची का डाउट आया है मेरे पास, पहले उस बच्ची के डाउट को क्लियर कर दूं क्या, फिर तुम्हें होमवर्क देके छुट्टी करूंगा। एक बच्ची ने कहा कि सर ये कैसे पता चलता है किस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, किस पे 1 है। तो बेटा एक याद रखो बेटा, कार्बन जो होता है ये चतुष संयोजकता दर्शाता है। चतुसंयोजकता को बेटा हम क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में टेट्रावैलेंट बोलते हैं भाई। मतलब सर ये 4 बॉन्ड बना सकता है अधिक से अधिक, बस ये सिर्फ 4 बॉन्ड बना सकता है ज्यादा से ज्यादा कार्बन। अब मान लो बेटा मैंने कहीं पे कुछ इस प्रकार से तुम्हारे लिए स्ट्रक्चर बना दी, मैंने ये लिख दिया भाई ये कार्बन है, मान लो इससे एक फ्लोरीन जुड़ा है, एक OH जुड़ा है, ठीक है। अब बेटा देखो इसके तुम्हें 2 बॉन्ड तो दिख रहे हैं, लेकिन तुम्हें बताया जाता है कि सर कार्बन 4 बॉन्ड बनाता ही बनाता है। 4 से अगर उसने कम बॉन्ड बनाए ना बेटा, तो या तो कार्बन पे पॉजिटिव आवेश आ जाएगा या नेगेटिव आवेश आ जाएगा।
अब मैं इसके ऊपर कोई आवेश नहीं लगा रहा इस कार्बन पे, तो इसका मतलब इसने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। 2 बॉन्ड तो मुझे दिख रहे हैं, जो 2 बॉन्ड मैं नहीं दिखा रहा ना, उसका मतलब क्या है, वो 2 हाइड्रोजन से बनाए हैं। चाहे मैं यहाँ पे अब ये 2 बॉन्ड दिखाऊं या ना दिखाऊं, इसका मतलब ये नहीं है कि इसने 2 ही बनाए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ पे ये जो 2 बॉन्ड है वो हाइड्रोजन से ही बने हुए हैं। अगर मान लो कहीं पे मैंने ऐसा लिख दिया, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा सर CH3, मैंने लिखा एक फ्लोरीन, मैंने लिखा एक ब्रोमीन, और मान लो बेटा इस कार्बन के मैंने 3 ही बॉन्ड दिखाए और इस पे कोई आवेश नहीं दिखाया, तो इसका एक बॉन्ड अभी भी बचा हुआ है। तो इसका मतलब क्या भाई, वो एक बॉन्ड ये हाइड्रोजन से बना रहा है। तो सेम कहानी यहाँ पे है भाई। मान लो ये मैंने एक क्या बनाया, वलय बनाया 6 कार्बन का। देखना भाई यहाँ पे हर जगह कार्बन है, ये 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 कार्बन है। तो बेटा हर एक कार्बन के तुम्हें 2 बॉन्ड दिख रहे हैं। इस कार्बन ने देखो एक बॉन्ड यहां बनाया, एक बॉन्ड यहां बनाया, तो इसके 2 बॉन्ड नहीं दिख रहे। तो वो 2 बॉन्ड किससे बनाए हुए हैं इसने, हाइड्रोजन से। इस कार्बन से पूछा भाई तूने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो इसने 2 तो दिखा दिए कि एक यहां पे बनाया, एक नीचे बनाया। तो जो 2 नहीं दिख रहे, तो इसका मतलब क्या, वो 2 किससे बने हुए हैं, हाइड्रोजन से। ठीक है, अगर मान लो कहीं पे मैंने ये चीज कर दी, इस कार्बन से मान लो एक ऐसे डंडा और लगा दिया, तो ये डंडा लगाने का मतलब समझते हो कि सर इस कार्बन से नीचे की तरफ एक CH3 जुड़ा हुआ है। तो अब इस कार्बन के कितने बॉन्ड दिख रहे हैं तुम्हें, 3, एक नीचे, एक इधर, एक इधर। जो एक नहीं दिख रहा तो वो किससे है भैया, हाइड्रोजन से बना हुआ है। तो जो बॉन्ड तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है कार्बन का, जितने कम दिख रहे हैं तुम्हें बॉन्ड, वो तुम्हें किससे दिखाने हैं, हाइड्रोजन से दिखाने हैं। तो इस कार्बन के 2 बॉन्ड कम दिख रहे हैं, तो मतलब 2 हाइड्रोजन है। यहां 2 कम दिख रहे हैं तो 2 हाइड्रोजन है, यहां 2 कम दिख रहे हैं तो मतलब 2 हाइड्रोजन से बनाए हुए हैं। ऐसा होता है। ठीक है, एक चीज और दिखा देता हूं तुम्हें। लो मान लो भाई, मान लो बेटा मैंने ऐसा कर दिया ये। अब यहां पे देखो हर एक कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए, इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए, 1 2 3। तो एक नहीं, जो बॉन्ड नहीं दिख रहा वो एक हाइड्रोजन से, इसके पास भी एक होगा, अब इसके पास भी एक, इसके पास भी एक, इसके पास भी एक, इसके पास भी एक। अब देख लो हर एक कार्बन के 4 बॉन्ड है। चाहे इस कार्बन को देखो, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड ऊपर, 2 बॉन्ड नीचे। तो ऐसे आइडिया लगता है भाई कि कितने हाइड्रोजन हैं वहां पे, 1 है 2 है, वो हमें बॉन्ड को देख के पता लगाना पड़ता है, बॉन्ड का हिसाब चलता है। ठीक है, ओके सर, ओके सर। अब भैया तुम्हारा होमवर्क दे रहा हूं। एक तो है ये होमवर्क तुम्हारा, क्या है, यौगिक WXY तथा Z में किरेल कार्बन परमाणुओं की संख्या बतानी है तुम्हें। वही तरीका, कोशिश करना बेटा, भले ही गलत करना, कोई दिक्कत नहीं है, कल इसको समझाऊंगा और अच्छे से चीजें समझ में आएंगी तुम्हें। लेकिन ऐसे मत आ जाना सर हमसे तो हुआ ही नहीं, हमने तो ट्राई ही नहीं किया, फिर दिक्कतें हैं। गलती करके आओगे तो तुम्हें अपनी गलती पता चलेगी, अच्छा ये गलती कर दी थी, ऐसे करते तो ठीक हो जाता, हम ये सोच रहे थे, ये नहीं सोचना, ऐसे सोचना है। तो पहला तो ये होमवर्क है तुम्हारा। ठीक है, फिर एक ये होमवर्क है भाई, अब इसके अंदर तुम्हें IUPAC नामकरण से स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए, तब होगा। ठीक है, ओके सर। हाँ ये नहीं होगा अभी, अभी ये नहीं होगा, अभी और देता हूं, ये रहा, ये भी आप लोगों का होमवर्क है मेरे बच्चे। ठीक है, ये होमवर्क करोगे। होमवर्क तो तुम्हें बहुत दे दूंगा भाई, ये सारे JEE मेंस के सवाल हैं, ये सारे JEE मेंस के सवाल दे रहा हूं भाई। कायरल केंद्रों की संख्या, तुम्हें मजा आ जाएगा, इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा ना कायरल केंद्र की, तो तुम बोल अरे थल ये क्या कर ले हो, थल 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 ऐसे ना करो थल। एक और दे दूं क्या, एक और दे देता हूं। कितने सवाल हो गए, एक, मैं गिन लूं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ठीक है क्या मेरे बच्चों, 6 ही सवाल दे रहा हूं, ज्यादा नहीं दे रहा हूं, सिर्फ 6 सवाल दे रहा हूं बच्चा। ठीक है, ठीक है मेरे बाल को, ठीक है मेरे मैंड को, आपको सिर्फ मैंने 6 ही सवाल दिए हैं। आपको करना क्या है बेटा, आज सिर्फ किरेल केंद्र निकालना सीखना है। आपको ये किरेल केंद्र निकालना है, तब हम अगले स्टेप पे बढ़ पाएंगे, वरना भैया अगले स्टेप के अंदर भी तुम्हें बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। मैं फिर कह रहा हूं, ये किरेल केंद्र निकालना सीखो, आज उसी के लिए तुम्हें सवाल, और ये JEE मेंस के हैं, ये सारे तुम्हें मेंस के उठा के लेके आया हूं तुम्हारे लिए सवाल निकाल निकाल के। ठीक है, तो इसको करना। और एक और काम आप लोगों को कर लेना मेरे बच्चे, एक और काम और आपके लिए सुना बेटा, ये वाला मैंने एक चैनल बनाया है टेलीग्राम के ऊपर, उस टेलीग्राम चैनल पर जो मैंने बनाया है बेटा, ये उसका QR कोड है। ठीक है, तो इसको स्कैन करके उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा बेटा।
टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा बेटा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, यहां से कर लीजिएगा पक्के से, क्योंकि बेटा उस टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं आपको क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करवाता रहूंगा, कोई इंफॉर्मेशन होगी तो वो भी प्रोवाइड करवाता रहूंगा, ठीक है। तो वहां से हम क्या है, एक अच्छे से कनेक्शन में बने रहेंगे। आपके कोई डाउट होंगे तो आप वहीं पे पोस्ट कीजिए, मैं आपके उन डाउटों को सॉल्व कर दिया करूंगा। यदि किसी बच्चे को तो वो सॉल्व कर दिया करेगा, लेकिन वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे भैया, काम की बातें होंगी। तो उस चैनल को जाके आज ही ज्वाइन कीजिएगा, ताकि ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो। तो बेटा जो होमवर्क मैंने दिया है केवल उसको करके आइएगा। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं मेरे बालकों, जो जो बातें मैंने आज आपको बतलाई हैं, अच्छे से समझाई हैं, आप उन पे अमल करेंगे, ठीक है। और कल एकदम नए जोश के साथ आएंगे भैया। कल सिर्फ पढ़ाई 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 होगी, और कुछ ज्ञान की बातें जो मैं तुम्हें समय समय के साथ देता रहूंगा। लेकिन मैं फिर कहूंगा बेटा, मेरे मेहनत करने से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, मेरे मेहनत करने से आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, आपके मेहनत करने से, डिसिप्लिन के साथ मेहनत करने से आपको कामयाबी मिलेगी। अपनी कामयाबी और नाकामयाबी के जिम्मेदार आप खुद होंगे। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं बेटा, वो इधर उधर की बातों पे ध्यान मत दीजिएगा, सिर्फ पढ़ाई कीजिए और मस्त रहिए। चैट में क्या चल रहा है उससे कुछ लेना देना नहीं है आपको। आप आइए, पढ़ाई कीजिए, ज्ञान लीजिए और जाइए और अपना काम कीजिए। बस आपके पास इतना समय ही नहीं है उन बच्चों की तरह जो पढ़ने नहीं, यहाँ पे सिर्फ दूसरों को डिस्ट्रैक्ट करने आते हैं। बहुत सारे बच्चे आते हैं भाई जो डिस्ट्रैक्ट होते हैं यहाँ पे, और दूसरों को यही सोचते हैं हम उनको भी डिस्ट्रैक्ट करेंगे। तो उनकी बातों में नहीं आना है, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है। ठीक है मेरे बच्चे, ठीक है। तो बेटा कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखो, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बस क्या करना है बेटा, आपको डेली का काम डेली करना है। तो अंत में यही कहूंगा बेटा, खूब पढ़ो, आगे बढ़ो, टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू मेरे मैंड को।